हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं एसबीआई पीओ एंड क्लर्क मेंस के लिए जर्नल अवेयरनेस का मॉक टेस्ट नंबर 5। अगर आपने इसके प्रीवियस मॉक टेस्ट अटेम्प्ट नहीं किए हैं तो आई बटन पे मैंने प्लेलिस्ट का लिंक ऐड कर दिया है। इस प्लेलिस्ट पे जाके आप सारे ही जो मॉक टेस्ट हैं उन्हें अटेम्प्ट कर लीजिएगा। और प्लीज़ लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन कि आपका कितना स्कोर आया है आउट ऑफ 50। तो लेट्स बिगिन विद द सेशन। पहला आपको क्वेश्चन है, इंडिया हैज सिक्योर्ड डैश रैंक इन अ करप्शन परसेप्शन इंडेक्स 2024 रिलीज बाय द ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो एक जर्मनी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जर्मनी बेस्ड फर्म है, जिसने करप्शन परसेप्शन इंडेक्स आपका जारी किया है, जो इंडेक्स बताता है कंट्री का करप्शन लेवल क्या है। ठीक है, अगर यहाँ पे हम बात करें तो 2024 के इंडेक्स में 180 कंट्रीज का रैंकिंग इनके द्वारा प्रोवाइड की गई है और इसमें इंडिया जो है 96 नंबर पे है। मतलब इंडिया का जो करप्शन है वो 96 नंबर पे है और कितने कंट्रीज में से, 180 कंट्रीज में से। वहीं पे अगर मैं बात करूं इंडिया के साथ साथ और कौन सी कंट्री हैं जो 96 पोजीशन पे हैं, तो एक तो आ जाती है आपकी मालदीव्स, दूसरी है गैम्बिया। ठीक है, और स्कोर क्या है 96 पोजीशन पे इंडिया का 38 स्कोर है। वहीं पे 2023 की अगर हम बात करें तो 2023 में इंडिया की जो रैंकिंग थी वो थी 93rd, अभी कितनी है 96। और स्कोर क्या था, पहले 39 था, अभी 38 हो गया है हमारा स्कोर। फाइन। अगर टॉप 5 कंट्रीज की बात करें तो टॉप 5 कंट्रीज में सबसे पहला नंबर या ऐसी कंट्री जहां पे करप्शन कम है वो आ जाती है आपकी डेनमार्क। और डेनमार्क इस पोजीशन पे 7 साल से बना हुआ है। ठीक है, डेनमार्क का स्कोर क्या है 90, फॉलोड बाय फिनलैंड 88, सिंगापुर 84, न्यूजीलैंड 83 एंड 5th पोजीशन पे लग्जमबर्ग, नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड, ये 3 कंट्रीज हैं। फाइन। अब टोटल में से ऐसी कंट्रीज जो सबसे ज्यादा करप्ट हैं वो कौन सी हैं, तो सबसे ज्यादा करप्ट आपकी है साउथ सूडान, जिसकी 180th रैंक है और इसका स्कोर है 8। देन सोमालिया 179th पोजीशन पे, वेनेजुला विद 178th पोजीशन। और इंडिया के पड़ोसी राज्यों की देशों की भी बात कर लेते हैं तो इंडिया के पड़ोसी देश में पाकिस्तान जो है इसकी रैंक है 135, श्रीलंका की है 121, बांग्लादेश 149 एंड चाइना की है 76 रैंक। ओके, नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की। तो इसके सीईओ हैं मारिया मार्टिनी, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है बर्लिन जर्मनी में और 1993 में इसे एस्टैब्लिश किया गया था। Next is, which country launched its first ever national soundscape title Enya on its 107th Independence Day? तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिसने पहला साउंडस्केप जो है वो लॉन्च किया है, नेशनल साउंडस्केप। साउंडस्केप क्या होता है, जिसमें आपकी जैसे बर्ड्स जो है वो चहचहाती है उसकी साउंड हो, वो रिकॉर्ड की हुई है नेचर से। फिर आपका रिवर फ्लो होता है उसकी, तो ऐसे ही नेचुरल चीज़ों की जो साउंड है वो रिकॉर्ड की गई है और इसका नाम इन्होंने रखा है एन्या, जो फिनलैंड ने इनके 107 इंडिपेंडेंस डे पे लॉन्च किया था, जो आपका 6 दिसंबर को जो है सेलिब्रेट किया गया था। तो आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर बी। अगर फिनलैंड की बात कर रहे हैं तो फिनलैंड के साथ एक और एडिशनल चीज़ नोट कर लें कि जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है उसमें फिनलैंड टॉप पे है। वहीं पे इंडिया की बात करें तो इंडिया जो है आपका 126 नंबर पे है। ठीक है, नाउ फिनलैंड इसी के साथ पहली कंट्री बन जाता है जिसने इस टाइप का साउंडस्केप जो है लॉन्च किया है, विच इज़ कंपोज बाय दी लॉरी पोरा, जो गिटारिस्ट एंड कंपोजर हैं। और इसी के साथ नोट करना है नेशनल साउंडस्केप जो है ये आपका 1 घंटे का है और 15 कंपोजिशंस इसमें आपकी ऐड की गई हैं। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज लॉन्च अ प्रोजेक्ट कॉल्ड प्रोजेक्ट हाक टू सपोर्ट इंडियन एयरफोर्स वेटरन्स एंड देयर फैमिलीज। तो रिसेंटली HDFC बैंक द्वारा ये आपका लॉन्च किया गया है। ठीक है, प्रोजेक्ट हॉक इसका नाम है और किसने लॉन्च किया है, HDFC बैंक द्वारा इसको लॉन्च किया गया है सपोर्ट करने के लिए पेंशनर्स, वेटनर एंड देयर फैमिलीज। ठीक है, प्रोजेक्ट हॉक जो है हवाई अनुभव कल्याण केंद्र सर्विंग दोज हु हैव सर्व, तो ये इसका फुल फॉर्म है। ठीक है, इसके तहत 25 सेंटर्स जो है वो स्टैब्लिश किए जाएंगे अक्रॉस इंडियन एयरफोर्स यूनिट्स, जैसे बेंगलुरु, आपके गुरुग्राम, पुणे, महाराष्ट्र, देन सिकंदराबाद, गुवाहाटी, जोधपुर जैसी जगहों पे ये आपके सेंटर्स स्टैब्लिश किए जाएंगे। ठीक है, एंड ये एक्सेस प्रोवाइड करेगा ओवर 500 गवर्नमेंट टू सिटीजन एंड बिजनेस टू कस्टमर सर्विसेज का। ठीक है, साथ में ही ये जो HDFC बैंक है इसने कोलैबोरेट किया है CSC एकेडमी के साथ
फॉर ऑफरिंग द स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स अंडर योर परिवर्तन प्रोग्राम, जो बेसिकली फोकस करता है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में फॉर एम्पावरिंग इंडियन एयरफोर्स वेटरन्स एंड देयर फैमिलीज. ओके, नाउ HDFC बैंक की बात करें, इसके CEO करंटली है शशिधर जगदीशन. हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में और इसकी शुरुआत की गई थी 1994 में. ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशंस वाज अपग्रेडेड टू नवरत्न स्टेटस इन मार्च 2025. तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है या ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनका स्टेटस जो है वो अपग्रेड किया गया है आपका टू द नवरत्न. ठीक है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन. तो ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन ऐसी हैं जिनको नवरत्न स्टेटस अभी मिला है. तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज बोथ बी एंड सी आर करेक्ट. ओके, नाउ जो IRCTC है ये 25th कंपनी बनी है जिसे नवरत्न स्टेटस मिला है और 26th कंपनी बनी है आपकी IRFC. ठीक है, इसी के साथ यहाँ पे इन कंपनीज को क्या फायदा होगा कि इन्हें अब अपना अगर वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं आपका 1000 करोड़ तक का, तो इन्हें प्रायर अप्रूवल नहीं लेना होगा या इन्हें अब गवर्नमेंट को सूचना एडवांस में नहीं देनी होगी अबाउट दिस इन्वेस्टमेंट. ठीक है, नाउ IRCTC की बात करें तो इसके करंट CMD है संजय कुमार जैन. हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में और इसे 1999 में एस्टैब्लिश किया गया था. IRFC की बात करें, इसके CEO एंड CMD करंटली हैं मनोज कुमार दुबे. हेडक्वार्टर लोकेटेड है न्यू दिल्ली में और 1986 में से एस्टैब्लिश किया गया था. ओके, नाउ बात करते हैं अब महारत्ना की. महारत्ना कौन कौन सी कंपनीज हैं? 14 टोटल कंपनीज हैं जिनको महारत्ना का स्टेटस दिया गया है. पहली आपकी है भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NTPC, ONGC, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, देन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन, ऑयल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड. ये सारी आपकी महारत्ना कंपनीज की लिस्ट है. अब बात करते हैं नवरत्ना की. नवरत्ना टोटल 26 हो गई हैं. कौन सी नई ऐड हुई हैं? अभी हमने पढ़ा IRCTC और दूसरी है इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन. अब देखो टोटल तो 26 हो गई, ये ठीक है. अब यहाँ पे आपको नोट करना है 7 रेलवे PSUs इस लिस्ट में शामिल हैं. कौन कौन सी हैं जो बोल्ड की हुई है मैंने, जैसे कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, रेल विकास निगम लिमिटेड, देन इरकॉन, RITES, रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड ये दोनों आपकी नई वाली हो गई. तो ये टोटल 7 रेलवे PSUs जो हैं जिनको नवरत्ना स्टेटस दिया गया है. ओके, अब मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ मिनी रत्ना की लिस्ट में कितनी कंपनीज हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट हैज लॉन्च द प्रोजेक्ट हिफाजत टू इंश्योर द सेफ्टी ऑफ अ वुमेन एंड चाइल्ड अफेक्टेड बाय द वायलेंस. तो रिसेंटली पंजाब स्टेट जो है इन्होंने लॉन्च किया है प्रोजेक्ट हिफाजत को, ताकि विमेन सेफ्टी और चाइल्ड सेफ्टी है उसको यहाँ पे इंश्योर किया जा सके. ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज पंजाब द्वारा इसे लॉन्च किया गया था. पंजाब की जो आपके मिनिस्टर हैं, मिनिस्टर ऑफ सोशल सिक्योरिटी, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जिनका नाम है डॉक्टर बलजीत कौर, इनके द्वारा इसे लॉन्च किया गया था, जो इवेंट आपका हुआ था चंडीगढ़ पंजाब में. फाइन, इस प्रोजेक्ट की बात करें तो ये प्रोजेक्ट फोकस करता है इन एलिमिनेटिंग फियर. जैसे फॉर एग्जांपल कोई लेडी है, उनके साथ जो है डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, तो कुछ डर ही होता है जो वो केस फाइल नहीं करती मतलब अपने फैमिली मेम्बर के अगेंस्ट में, राइट. तो इस डर को हटाना, एनकरेज करना विमेन एंड बच्चों को कि वो जो क्राइम उनके साथ हुआ है उसे रिपोर्ट करें. और ये चीज़ भी फोकस करता है कि ज़्यादा जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ पे इमीडिएट एक्शन लिया जाए उस केस पे. ठीक है, जो रिपोर्ट किया गया है. फाइन, now this program encourages collaboration between Department of Health and Family Welfare, Punjab Police, Women and Child Development and Department of Social Security. तो इनके बीच में कोलैबोरेशन भी ये बढ़ाएगा. साथ में ही आप नोट कर लीजिए विमेन हेल्पलाइन एंड चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर जो 24/7 ऑपरेट किए जाते हैं अंडर मिशन शक्ति एंड मिशन वत्सल्य. विमेन हेल्पलाइन है 181 एंड चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098. नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंट्री वॉन द 6th एडिशन ऑफ एशियन विमेंस कबड्डी चैंपियनशिप टाइटल. तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिन्होंने 6th एडिशन जीता है एशियन विमेंस कबड्डी चैंपियनशिप टाइटल का. तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज वॉन बाय द इंडिया. ठीक है, इंडिया ने ये टाइटल जीता है और इंडिया
फिफ्थ टाइम इंडिया ने ये टाइटल जीता है। इससे पहले आपका जो है 2005, 2007, 2008 और 2017 में ये टाइटल इंडिया ने जीता है। ठीक है, फाइनल मैच जो था वो आपका ईरान में हुआ था, और तेहरान ईरान में, और इंडिया ने डिफीट भी ईरान को किया है, तो ये ध्यान में रखना है। और इंडिया की टीम को लीड किसने किया था? सोनाली सिंघाटी ने। फाइन। अब जो इवेंट है, ये इवेंट आपका 6 से 8 मार्च को हुआ था तेहरान ईरान में, और ईरान ने इसे तीसरी बार होस्ट किया है। इससे पहले कब होस्ट किया है? 2007 में होस्ट किया था, और 2017 में होस्ट किया था, और अब यहाँ पे 2025 में होस्ट किया था। फाइन। नाउ विनर्स, इंडिया को गोल्ड मेडल मिला था, ईरान को सिल्वर, एंड बांग्लादेश और नेपाल को ब्रॉन्ज मेडल मिला था। फाइन। नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन, एशियन कबड्डी फेडरेशन जो है इसके प्रेसिडेंट आपके हैं जनार्दन सिंह गहलोत। हेडक्वार्टर है आपका तेहरान ईरान में, और मेंबर है 19 कंट्री। एस्टैब्लिश इसे किया गया था 1978 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू दी 7th एडिशन ऑफ वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 रिलीज बाय द IQ Air, which country topped the list of most polluted countries with an average concentration of a 91.8 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, दैट इज जो ये लिस्ट है आपकी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 की, जिसका 7th एडिशन रिलीज किया गया है, इसमें टॉप किया है, या टॉप कंट्री जो सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड है, ठीक है, वो कंट्री कौन सी है? इट इज़ योर चैड। आंसर हेयर इज ऑप्शन नंबर ए। फाइन। नाउ अब बाकी अगर हम टॉप 5 कंट्रीज़ की बात करें, तो टॉप 5 कंट्रीज़ में मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्रीज़ में पहला हमने बात की चट की, सेकंड है आपका बांग्लादेश, थर्ड नंबर पे है पाकिस्तान, फोर्थ पे है आपका कॉन्गो, एंड फिफ्थ पे है इंडिया। ठीक है, इंडिया का जो आपका जो PM 2.0 कंसंट्रेशन है वो कितना है? इट इज़ योर 50.6। तो ये आपका पूछा जा सकता है, यहाँ पे आप इसका मीटर पूरा देख सकते हो। ठीक है, मोस्ट पॉल्यूटेड आपकी जो इस तरफ जाती रहेगी वो मोस्ट पॉल्यूटेड रहेगी। ठीक है, नाउ बात करेंगे अब मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज़ की जो इस रिपोर्ट में मेंशन की गई हैं। तो सबसे पहला नंबर आता है इंडिया की सिटी का, विच इज़ भिरनिहाट, जो लोकेटेड है आपके मेघालय में। वैसे ये असम और मेघालय के बॉर्डर में आपकी लोकेटेड है, और ये सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी है। अगर हम बात करें टोटल आपके टॉप 20 सिटीज़ में, तो इंडिया की यहाँ पे बहुत सारे सिटीज़ आपको देखने को मिलेंगी। जैसे पहले नंबर पे हमने बात कर ली अभी भिरनिहाट की, दूसरे नंबर पे है आपका दिल्ली, फिर आ जाता है मुलानपुर, देन आपका फरीदाबाद, उसके बाद लोनी, न्यू दिल्ली इंडिया, देन आ जाता है आपका गुरुग्राम इंडिया, देन नेक्स्ट है आपका गगन नगर इंडिया। ठीक है, फिर ग्रेटर नोएडा, ये भी पॉल्यूटेड है, भिवाड़ी, मुजफ्फरनगर, हनुमानगढ़ और नोएडा, ये सारी आपकी इंडियन सिटीज़ हैं जो टॉप 20 में आपकी शामिल है। ठीक है, तो ये सबसे ज़्यादा पॉल्यूटेड सिटी आपकी है। नाउ हम बात करते हैं आपके कुछ की पॉइंट्स की। जैसे WHO ने एस्टिमेशन दिया है कि हर साल एयर पोल्यूशन से अराउंड 7 मिलियन पीपल्स की डेथ हो जाती है। इसके अलावा अकॉर्डिंग टू लैंसेट प्लानिटरी हेल्थ स्टडी, अबाउट 1.5 मिलियन डेथ्स जो है इंडिया में हर साल होती हैं आपकी एयर पोल्यूशन से। 2009 से 2019 के डेटा के बीच में 2009 से 19 तक का डेटा जो था उसके अकॉर्डिंग इन्होंने यहाँ पे ये एस्टिमेशन दिया है। इसके अलावा बोला गया है एयर पोल्यूशन जो है ये सेकेंड लीडिंग ग्लोबल रिस्क फैक्टर है डेथ का। और अगर बात करें बच्चों में, तो बच्चों में ये सेकेंड रिस्क फैक्टर है आफ्टर दी माल न्यूट्रिशन। ठीक है, नेक्स्ट है एयर पॉल्यूशन जो है ये आपका सिग्निफिकेंट हेल्थ बर्डन है इंडिया का, एंड इससे हमारी जो लाइफ है वो कितने साल कम हो जाती है? 5.2 ईयर्स हमारी जो लाइफ है वो कम हो रही है। तो हमें इस पर बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, एयर क्वालिटी हमें और अच्छी करनी पड़ेगी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हाउ मेनी इंडियन साइट्स वर रिसेंटली एडेड टू यूनेस्कोस टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट? तो रिसेंटली 6 साइट्स जो हैं वो ऐड की गई हैं यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ऐसी साइट्स जिनको फ्यूचर में वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनाया जा सकता है, उनकी एक टेंटेटिव लिस्ट बनाई जाती है। उसी लिस्ट में अभी 6 साइट्स को ऐड किया गया है। कौन कौन सी ये साइट्स हैं? कांगर वैली नेशनल पार्क, आपका मुदुमल मेगालिटिक मेनहिरस, देन अशोकन एडिक्ट साइट अलॉन्ग विद मौर्यन रूट्स, देन आपका है चौसात योगिनी टेम्पल, गुप्ता टेम्पल इन नॉर्थ इंडिया, प्लेसेस
फोर्ट्रेस ऑफ अ बुंदेलास इन मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश। तो ये 6 साइट्स को इस टेंटेटिव लिस्ट में ऐड किया गया है। इसी के साथ अब 62 साइट्स हो गए हैं इंडिया के टेंटेटिव लिस्ट में, यूनेस्को के टेंटेटिव लिस्ट में 62 साइट्स हो गए हैं। इसके अलावा एज ऑफ मार्च 2025 इंडिया के टोटल 43 प्रॉपर्टीज आपके इंस्क्राइब किए गए हैं एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। ठीक है, अब इसमें कैटेगराइज वाइज बात करें तो कल्चरल साइट्स आपके 35 हैं, नेचुरल साइट्स हैं 7, मिक्स साइट हैं 1। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द थर्ड एडिशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर्स यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर 3.0 स्कीम। तो अभी थर्ड एडिशन आपका लॉन्च किया गया है पीएम युवा स्कीम का, जिस स्कीम का मेन एम क्या है कि जो हमारे यंग ऑथर्स हैं उनको अनकरेज करना। ठीक है, तो कौन सी मिनिस्ट्री द्वारा इसे लॉन्च किया गया है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन द्वारा लॉन्च किया गया है और इसकी शुरुआत 2021 में की गई थी एज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। ठीक है, इसे लॉन्च किया गया था। नाउ आपको नोट करना है इन मंथ ऑफ फरवरी जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन जो है इन्होंने लॉन्च किया है 41 न्यू बुक्स अंडर द पीएम युवा 2.0 स्कीम जो लॉन्च की गई थी 2022 में। मतलब जो इस स्कीम के थ्रू जो ऑथर्स थे उन्होंने जो बुक्स लिखी थी वो यहाँ पे पब्लिश की गई हैं उन ऑथर्स की बुक। ओके, नाउ नेक्स्ट बात करेंगे पीएम युवा 3.0 स्कीम की। तो इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था विद अ नेशनल लेवल कंपटीशन जो माई जीओवी पोर्टल में आपका जो है स्टार्ट हुआ था 11 मार्च से और ये 10 अप्रैल तक चलेगा। इसमें 50 ऑथर्स को सेलेक्ट किया जाएगा अंडर दी डिफरेंट थीम्स, जैसे इंडियन डिस्पोरा एंड इट्स रोल इन नेशन बिल्डिंग, इसमें 10 ऑथर्स को सेलेक्ट किया जाएगा। देन इंडियन नॉलेज सिस्टम में 20 ऑथर को एंड मेकर्स ऑफ मॉडर्न इंडिया में 20 ऑथर को यहाँ पे सिलेक्ट किया जाएगा। देन कैंडिडेट्स जो सिलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है, ये आपके मतलब इस नेशनल जो लेवल का कंपटीशन है इसमें जो आपके प्रीवियस एडिशन हुए उनमें से कोई पर्सन यहाँ पे सेलेक्ट नहीं किया जाएगा। तो बेसिकली जो न्यू कमर्स होंगे उनको ही यहाँ पे चांस मिल रहा है। ठीक है, नाउ जो रिजल्ट है वो आपका मई 2025 से जून 2025 के बीच में आएगा एंड जो सिलेक्टेड ऑथर्स होंगे उनको मेंटरशिप प्रोवाइड की जाएगी 30 जून से 30 दिसंबर तक। ठीक है, नाउ जो नेशनल बुक ट्रस्ट है ये मैनेज करेगा स्कीम को। ठीक है, एंड गाइड करेगा हमारे सेलेक्टेड ऑथर्स को एंड इनके जो काम है उसे पब्लिश करेगा और ट्रांसलेट करेगा डिफरेंट इंडियन लैंग्वेजेस में भी। ठीक है, साथ में ही एज अ पार्ट ऑफ अ मेंटरशिप प्रोग्राम जो नेशनल कैंप है वो भी ऑर्गेनाइज किया जाएगा थर्ड एडिशन स्कीम के थर्ड एडिशन का ड्यूरिंग दी न्यू दिल्ली वर्ल्ड बुक फेयर जो 10 से 18 जनवरी 2026 को होगा। फाइन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, Which of the following companies have been identified as a domestic systematically important insurer for the financial year 2025? तो 2025 के लिए इनमें से कौन सी फर्म है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी कंपनी है जिसे डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर बोला गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा LIC, न्यू इंडिया एश्योरेंस, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये तीनों को ही यहाँ पे आपके डोमेस्टिक सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरर बताया गया है फाइनेंशियल ईयर 2025 के लिए। ठीक है, नाउ आप स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन बात करते हैं तो LIC के MD एंड CEO है सिद्धार्थ मोहंते, हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में और 1956 में स्टैब्लिश किया गया था। न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी की बात करें, करंट CMD है गिरिजा सुब्रमण्यन, हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में, 1919 में इसकी शुरुआत की गई थी। GIC री के आपके करंट CMD है रामास्वामी नारायणन, हेडक्वार्टर लोकेटेड है मुंबई महाराष्ट्र में और 1972 में से स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू BCCI's अवार्ड 2025? तो BCCI के जो अवार्ड्स आपके रिलीज किए गए थे, दिए गए थे, उससे रिलेटेड आपके स्टेटमेंट है, हमको बताना कौन सा गलत है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, जसप्रीत बुमराह जो है इन्हें बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023-24 दिया गया है मेंस कैटेगरी में। वहीं पे वुमेन्स कैटेगरी में दीप्ति शर्मा को ये अवार्ड जो है वो दिया गया है। देन सचिन तेंदुलकर जी को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है 2024 का। देन स्मृति मदाना जो है इनको बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर विमेन अवार्ड दिया गया है और बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू इन मेंस कैटेगरी ये दिया गया है सरफराज खान को। तो इसमें से इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन नंबर बी, दैट इज दीप्ति शर्मा की जगह यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा स्मृति मदाना। ठीक है, उनको बेस्ट इंटरनेशनल क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023-24 दिया गया है फॉर दी विमेन कैटेगरी। ठीक है, इसके अलावा अदर अवार्ड्स BCCI के आपके हैं, जैसे BCCI स्पेशल अवार्ड दिया गया है रविचंद्रन अश्विन जी को जिन्होंने रिटायरमेंट अपना अनाउंस किया था। ठीक है, देन बेस्ट इंटरनेशनल डेब्यू विमेंस कैटेगरी में आशा शोभाना को दिया गया है। हाईएस्ट
run getter in ODIs, Smriti Madhana and Deepti Sharma highest wicket taker in the ODIs, okay, women's category. इसके अलावा अदर अवार्ड्स हैं जैसे बेस्ट एम्पायर इन द डोमेस्टिक क्रिकेट अक्षय तोरे, बेस्ट परफॉर्मेंस इन द BCCI डोमेस्टिक टूर्नामेंट मुंबई, ओके। देन इसके अलावा अदर अवार्ड्स हैं जैसे MA चिदम्बरम ट्रॉफी, इसमें हाईएस्ट रन गेटर अंडर 19 की अगर बात करें कूच बिहार ट्रॉफी काव्या, देन विष्णु, अगर मेंस कैटेगरी में बात करें तो विष्णु भारद्वाज को ये अवार्ड दिया गया है। देन हाईएस्ट विकेट टेकर इन अंडर 23 ये हैं आपके निजेकू रोपेरो। अगर वहीं पे हम दूसरी कैटेगरी में बात करें तो हेम छेत्री नेक्स्ट आप क्या जाते हैं। पी विद्युत जो है इन्हें अंडर 23 कैटेगरी में विकेट टेकर जो है विकेट टेकर में इनको अवार्ड दिया गया है। वहीं पे अगर बात करें हाईएस्ट रन गेटर की अंडर 23 इसमें अनीश केवी को अवार्ड दिया गया है, ठीक है। देन आपका जगमोहन दालमिया ट्रॉफी, इसमें बेस्ट विमेन क्रिकेटर सीनियर डोमेस्टिक ये दिया गया है प्रिया मिश्रा को। देन ईश्वरी अवसरे जो हैं इन्हें बेस्ट विमेन क्रिकेटर जूनियर डोमेस्टिक में दिया गया है। अंडर 16 की अगर हम बात करें विजय मर्चेंट ट्रॉफी में हेम चुदेशन एंड जगन्नाथन इनको ये अवार्ड दिया गया है। हाईएस्ट रन गेटर इन अंडर 16 विजय मर्चेंट ट्रॉफी, इसमें दिया गया है अवार्ड लक्ष्य राय चंदनी को, ओके। नाउ नेक्स्ट अदर अवार्ड्स की बात करें तो माधवराव सिंधिया अवार्ड्स की बात करें तो इसमें आपके हाईएस्ट विकेट टेकर रणजी ट्रॉफी में है इन अ प्लेट ग्रुप तान्या। देन आर साई किशोर अगेन इन दी विकेट टेकर इन दी रणजी ट्रॉफी एलीट ग्रुप। प्लेट ग्रुप में फर्दर अगर हम बात करें हाईएस्ट रन गेटर की रणजी ट्रॉफी में ये दिया गया है अग्नि चोपड़ा को एंड एलीट ग्रुप में ये दिया गया है रिकी भू को, ठीक है। वहीं पे बेस्ट ऑलराउंडर इन अ डोमेस्टिक लिमिटेड ओवर्स कॉम्पिटिटर्स की बात करें तो ये शांग सिंह को दिया गया है एंड तनुष कोटियान जो है इन्हें आपका बेस्ट ऑलराउंडर इन रणजी ट्रॉफी दिया गया है। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन में कवर कर लेते हैं BCCI की। इसके कारण प्रेसिडेंट एंड चेयरपर्सन कौन है, रॉजर बेनी। सेक्रेटरी हैं आपके देवजीत सेकिया। देन हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, मुंबई महाराष्ट्र में। 1928 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग 2025 डैश हैज बिकम द वर्ल्ड्स मोस्ट रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन फॉर द 14th consecutive year with the overall score of 99.9। तो अभी टाइम्स हायर एजुकेशन द्वारा वर्ल्ड रेपुटेशन रैंकिंग रिलीज की गई थी 2025 की, जिसमें कौन सी यूनिवर्सिटी ने टॉप किया है, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। टॉप 10 इंस्टीट्यूशन पढ़ने से पहले कुछ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। जैसे इस साल टोटल 10 नई कंट्रीज जो है इस लिस्ट में फीचर हुए हैं, जिसमें से अर्जेंटीना, चिले, टर्की, चेजिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड जैसी आपकी कंट्रीज हैं। इसके अलावा मोस्ट रिप्रेजेंटेटेड कंट्री इस लिस्ट में कौन सी थी, USA थी, क्योंकि USA की 71 यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूशन इस लिस्ट में शामिल हुए थे। इट इज फॉलोड बाय UK 39, जर्मनी 27, फ्रांस 13, इटली की 13 है, नीदरलैंड की 13 है, कनाडा की 12 है, ठीक है। वहीं पे एशिया की अगर हम बात करें तो एशिया से कितनी इंस्टीट्यूशन इसमें शामिल थे, 45 इंस्टीट्यूशन थे। और एशिया से मोस्ट रिप्रेजेंटेटेड कंट्री आपकी थी जापान, 11 इंस्टीट्यूशन। वहीं पे टॉप यूनिवर्सिटीज आपकी शामिल थी, मतलब टॉप यूनिवर्सिटी कौन सी थी एशिया की, तो ये थी आपकी चाइना की सिंगवा यूनिवर्सिटी, ठीक है, जिसकी ग्लोबल रैंक आपकी 8 थी। फाइन। नाउ टाइम्स हायर एजुकेशन की बात करें तो इसके करंट CEO हैं पॉल हावर्थ। हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, लंदन UK में लोकेटेड है, ओके। नाउ अब बात कर लेते हैं टॉप 10 यूनिवर्सिटीज की। तो पहले नंबर पे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी थी, अभी हमने पढ़ा, फ्रॉम USA। सेकेंड नंबर पे 2 यूनिवर्सिटी है, एक तो MIT फ्रॉम US एंड दूसरी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी फ्रॉम UK, ठीक है। देन फोर्थ नंबर पे स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी एंड देन अगेन इस वाले नंबर पे भी 2 यूनिवर्सिटी है, एक US की है और दूसरी UK की है, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज। फाइन। नेक्स्ट आता है यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया फ्रॉम US, ये 6 नंबर पे थी। देन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी फ्रॉम US 7th नंबर पे, सिंगवा यूनिवर्सिटी 8 नंबर पे, येले यूनिवर्सिटी फ्रॉम US 9th नंबर पे, और यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो फ्रॉम जापान ये 10th नंबर पे थी, और पीकिंग यूनिवर्सिटी फ्रॉम चाइना ये 11th नंबर पे थी। वहीं पे अगर हम बात करें इंडिया की, इंडिया के टोटल 4 यूनिवर्सिटीज 4 इंस्टीट्यूशन इसमें शामिल हुए थे।
जो आपका 201 से 300 के रेंज के बीच में थे, रैंकिंग के बीच में थे, ठीक है। तो पहली यूनिवर्सिटी आपकी है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस जो बेंगलुरु में लोकेटेड है। देन आपका आईआईटी दिल्ली, आईआईटी मद्रास एंड शिक्षा ओ अनुसंधान। ये 4 यूनिवर्सिटीज, ये 4 इंस्टीट्यूशन इस लिस्ट में शामिल हुए थे 2025 की जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग थी उसमें। क्लियर है। नेक्स्ट इज which country assumed the chairmanship of a Bay of Bengal program intergovernmental organization at the 13th governing council meeting held in माले मालदीव्स। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जो बेसिकली जिसने चेयरमैनशिप जो है अज्यूम की है बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की? कब की गई थी? एट द इवेंट 13th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग जो आपकी मालदीव्स में हुई थी। तो आंसर हो जाएगा दैट इज चेयरमैनशिप यहाँ पे अज्यूम की है इंडिया ने। पहले ये बांग्लादेश के पास थी, अब ये इंडिया ने चेयरमैनशिप ले ली है ऑफ योर BOB IGO। फाइन। नाउ अब जो ये इवेंट है इट वाज अ पार्ट ऑफ अ पॉलिसी गाइडेंस फॉर मेन स्ट्रीमिंग EAFM इन अ स्मॉल स्केल फिशरीज कॉन्फ्रेंस जो अगेन माले और आपके माले मालदीव्स में हुई थी। और इंडिया की तरफ से यहाँ पे इंडिया को रिप्रेजेंट किसने किया था? इंडिया के डेलीगेशन को रिप्रेजेंट किया था आपका डॉक्टर अभिलाकश लिखी जो सेक्रेटरी है डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज के। फाइन। इसके अलावा नोट करना है कि अब इंडिया के पास चेयरमैनशिप है तो इंडिया को कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन सपोर्ट करेंगी? पहली आपकी है FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, सेकेंड इज साउथ ईस्ट एशियन फिशरीज डेवलपमेंट सेंटर एंड यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग एंड क्राइम। तो ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन जो है ये सपोर्ट करेंगी इंडिया को। फाइन। इसके अलावा अब बात करते हैं इंडिया का की फोकस कौन से एरियाज में रहेगा एज अ चेयर। तो पहला है कि हम स्ट्रेंथन करें सस्टेनेबल फिशरीज डेवलपमेंट को एंड रीजनल कॉर्पोरेशन को। नेक्स्ट है कि इंडिया सपोर्ट करे स्मॉल स्केल फिशरीज वेलफेयर को अक्रॉस बे ऑफ बंगाल रीजन। नेक्स्ट इज प्रमोटिंग मरीन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड रिस्पॉन्सिबल फिशिंग प्रैक्टिसेस। फिर आता है आपका ट्रेनिंग कैपेसिटी एनहांस करें, इंप्रूव करें ट्रेनिंग कैपेसिटी बिल्डिंग एंड रिसर्च इनिशिएटिव्स को। तीसरा कि हम टैकल करें इलीगल अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग्स को इन दी रीजनल थ्रू दी रीजनल कोलैबोरेशन। फाइन। नाउ अब बात करते हैं बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की, दैट इज BOBP IGO की। तो इसके करंट डायरेक्टर जनरल है डॉक्टर P कृष्णन। नेक्स्ट आपके आते हैं इसका हेडक्वार्टर कौन सा कहाँ लोकेटेड है? चेन्नई तमिलनाडु में लोकेटेड है और इसे 2003 में स्टैब्लिश किया गया था। और मेंबर्स कौन से हैं इसके? इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका एंड मालदीव्स। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज अप्रूव्ड $35 million लोन टू इम्प्रूव एजुकेशन क्वालिटी इन दी मेघालय। तो इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, कौन सी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जिसके द्वारा अप्रूव किया गया है $35 million का लोन? कौन से स्टेट के लिए? मेघालय के लिए। ठीक है। मेघालय इन अमाउंट से क्या करेगा? ये जो एजुकेशन क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करेगा। ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या है? इट इज योर वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन नंबर C। ओके। अब वर्ल्ड बैंक की तरफ से ये लोन अप्रूव किया ये लोन दिया जाएगा इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट द्वारा जो आपका पार्ट है वर्ल्ड बैंक का। एंड इसमें यहाँ पे क्या बोला है कि ये जो लोन है इसकी फाइनल मैच्योरिटी जो है वो आपकी 15 साल की है और 5 साल का इसमें ग्रेस पीरियड भी आपका इंक्लूडेड है। ठीक है। अब जो अप्रूवल दिया गया है इस लोन का, ये दिया गया है मेघालय के प्रोजेक्ट को जिसका नाम है मेघालय मल्टी सेक्टरल प्रोजेक्ट फॉर अडोलेसेंट वेलबींग एम्पावरमेंट एंड रेसिलेंस, जिसका पूरा नाम क्या हो गया? एम्पावर। ओके। इस प्रोजेक्ट के लिए ये अप्रूवल दिया गया है और टोटल इस प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट है वो आपकी $45 million की है जिसमें से 35 वर्ल्ड बैंक दे रहा है और रेस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ पे प्रोवाइड कर रही है। क्लियर है। स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी कवर कर लेते हैं। वर्ल्ड बैंक के करंट प्रेसिडेंट है अजय बांगा, हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका वॉशिंगटन DC में। स्टैब्लिश किया गया था इसे 1944 में। साथ में ही नोट करना है ये जो प्रोजेक्ट है इसका एम क्या है? एजुकेशन क्वालिटी इंप्रूव करने के साथ साथ इसका एम है कि जो ड्रॉप आउट रेट है आपके मेघालय का उसे कम किया जाए, उसे रिड्यूस किया जाए। क्यों? क्योंकि मेघालय आपका ऐसा स्टेट है, मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट स्टेट है जहाँ पे ड्रॉप आउट बहुत ज़्यादा है। अगर हम यहाँ पे बात करें अपर प्राइमरी लेवल की
तो 11% यहाँ पे ड्रॉप आउट हमें देखने को मिलता है और सेकेंडरी लेवल पे यहाँ पे हमें जो है 22% का ड्रॉप आउट देखने को मिलता है स्टूडेंट का। ओके और इसका ये जो प्रोजेक्ट है इसका एम है कि हम बेटर एम्पावर करें 5 लाख एडोलेसेंट को टू मेक द ट्रांजिशन फ्रॉम स्कूल टू वर्क बाय लोअरिंग दी ड्रॉप आउट्स। ठीक है, तो एक एम ये भी है कि हम ड्रॉप आउट्स को कम करें, इम्प्रूव करें लर्निंग आउटकम्स को और असिस्टेंट प्रोवाइड करें फॉर एक्सेसिंग जॉब्स एंड स्टार्टिंग बिजनेस। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच स्टेट्स गवर्नमेंट रिसेंटली रीनेम्ड जगी रोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी टू अ रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी। तो इनमें से कौन सा स्टेट गवर्नमेंट है जिन्होंने रीनेम किया है जगी रोड इलेक्ट्रॉनिक सिटी को टू दी रतन टाटा इलेक्ट्रॉनिक सिटी टू ऑनर दी रतन टाटा जी? तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज इट इज डन बाय दी असम गवर्नमेंट। ठीक है, किसने ये चेंजेस किए हैं? असम गवर्नमेंट द्वारा किए गए हैं टू ऑनर दी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रतन टाटा जी एंड रतन मतलब टाटा ग्रुप। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द रीसेंट कैबिनेट अप्रूवल्स इन द मार्च 2025। तो हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इन्होंने कुछ अप्रूवल्स यहाँ पे दिए हैं, तो देखते हैं कौन सा आपका यहाँ पे ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट क्या बोल रहा है? यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द रिवीजन ऑफ अ लाइवस्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम टू इम्प्रूव लाइवस्टॉक हेल्थ विद अ टोटल आउटले ऑफ रुपीज 3,880 करोड़। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है जो कंस्ट्रक्शन है आपका 12.4 किलोमीटर रोपवे का फॉर द गोविंद घाट टू हेमकुंड साहिब जी इन उत्तराखंड अंडर द नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम पर्वतमाला परियोजना विद अ टोटल कॉस्ट ऑफ रुपीज 2,730.13 करोड़। नेक्स्ट स्टेटमेंट है द कंस्ट्रक्शन ऑफ 12.9 किलोमीटर रोपवे कनेक्टिंग सोनप्रयाग टू केदारनाथ इन उत्तराखंड अंडर दी दिस योर नेशनल रोपवेज डेवलपमेंट प्रोग्राम पर्वतमाला योजना एंड इसका टोटल कॉस्ट दिया गया है 4,081.28 करोड़ का। फाइन। नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट है बोथ ए एंड बी एंड ऑल ए बी एंड सी। तो इसमें से आपको बताना है कौन सा करेक्ट ऑप्शन है। आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ए बी एंड सी तीनों ही स्टेटमेंट्स आपके करेक्ट हैं। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं डिटेल में। जो रोपवे है आपका फ्रॉम सोनप्रयाग टू केदारनाथ, इसकी टोटल लेंथ 12.9 किलोमीटर की रहेगी। टोटल कॉस्ट कितनी दी गई है? रुपीज 4,081.28 करोड़ और इसे जो आपकी पर्वतमाला परियोजना है उसके तहत बनाया जाएगा, जिसका मेन एम क्या है कि हमें ऐसे जो चैलेंजिंग जगहें हैं जहाँ पे जो है मतलब ट्रैवल करना में थोड़ी दिक्कत होती है या आपकी कनेक्टिविटी ढंग से हो नहीं पाती है, इन दैट केस वहाँ पे हम डेवलप करें इको फ्रेंडली रोपवे नेटवर्क। ठीक है, तो इसके तहत 12.9 किलोमीटर का रोपवे जो है वो आपका सेटअप किया जाएगा बिटवीन सोनप्रयाग टू केदारनाथ, बिटवीन सोनप्रयाग एंड केदारनाथ। ठीक है, टेक्नोलॉजी कौन सी यूज की जाएगी? ट्राई केबल डिटैचेबल गोंडोला टेक्नोलॉजी यहाँ पे यूज की जाएगी। देन कैपेसिटी क्या है इसकी? जो ये रोपवे है इसमें 1,800 पैसेंजर पर आवर पर डायरेक्शन ये आपका रहेगा एंड डेली पैसेंजर यहाँ पे 18,000 इसमें जो है एक्सेस इसे कर सकते हैं। ठीक है, प्रोजेक्ट ड्यूरेशन आपकी रहेगी 2 साल की, टिल 2027 ये तैयार हो जाएगा। देन नेक्स्ट रोपवे आपका था 12.4 किलोमीटर का बिटवीन गोविंद घाट टू हेमकुंड साहिब जी एंड इसका टोटल कॉस्ट जो अप्रूवल दिया गया है वो है 2,730.13 करोड़ का। फाइन। अब इसमें दो टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, एक तो ट्राइकेबल डिटैचेबल गोंडोला टेक्नोलॉजी फॉर योर गंगारिया हेमकुंड साहिब एंड दूसरा आपका टेक्नोलॉजी यूज हो रहा है मोनोकेबल डिटैचेबल गोंडोला टेक्नोलॉजी फॉर गोविंद घाट गंगारिया सेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे 10.5 किलोमीटर्स के लिए MDG वाली टेक्नोलॉजी यूज हो रही है और आपका 1.85 किलोमीटर्स के लिए ट्राइकेबल डिटैचेबल गोंडोला टेक्नोलॉजी यूज हो रही है। ठीक है, नाउ कैपेसिटी की बात करें तो इसकी कैपेसिटी रहेगी 1,100 पैसेंजर्स पर आवर पर डायरेक्शन और टोटल पैसेंजर इसमें आपके डेली पैसेंजर्स की जो कैपेसिटी रहेगी वो है 11,000 की। फाइन, एंड इसका भी प्रोजेक्ट ड्यूरेशन आपका 2 साल का रहेगा, 2027 तक ये तैयार होगा। फाइन। नाउ नेक्स्ट इज revision of a livestock health and disease control program with a total outlay of 3,880 करोड़। तो रिसेंटली आपका रिवाइज किया गया है
लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम को, और इसमें टोटल आउटले जो दिया गया है अभी वो है 3,880 करोड़ का, जिसका ड्यूरेशन आपका रहेगा 2025-2026 तक, ठीक है, 24-25 से 2025-26 तक ये आपका रहेगा ड्यूरेशन। अब इसमें 3 कंपोनेंट जो हैं वो आपके यहाँ पे 3 कंपोनेंट इसके बताए गए हैं, विच इज नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, लाइफ स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल, पशु औषधि, अ न्यूली एडेड कंपोनेंट फोकसिंग ऑन अफोर्डेबल वेटनरी मेडिसिन। तो ये 3 कंपोनेंट यहाँ पे आपके इसके अंदर आते हैं। इसके अलावा 3 सब कंपोनेंट भी इसमें है, जैसे क्रिटिकल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम, स्टैब्लिशमेंट एंड स्ट्रेंथनिंग ऑफ एग्जिस्टिंग वेटनरी हॉस्पिटल्स एंड डिस्पेंसरी, मोबाइल वेटनरी यूनिट, एंड लास्ट इज assistant to states for control of animal diseases। और यहाँ पे ये भी मेंशन किया गया है इस प्रोग्राम के तहत ये आपकी फुट एंड माउथ डिजीज पे फोकस करेंगे, देन ब्रूसेलियस पेस्टे दी पेटिस रूमिनेंट्स दैट इज PPR जो आपकी डिजीज है उस पर फोकस रहेगा, फिर सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, देन लिम्पी स्किन डिजीज, इन सब पे फोकस रहेगा और ये वैक्सीनेशन यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे इसके लिए, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच टीम वॉन द 5th एडिशन ऑफ अ खेलो इंडिया विंटर गेम। तो इनमें से कौन सी आपकी टीम है जिसने 5th एडिशन जीता था खेलो इंडिया विंटर गेम का? तो इट इज योर ऑप्शन नंबर बी, दैट इज इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी ने 2025 का एडिशन भी जीता है और 2024 का एडिशन भी जीता था, जो 4th एडिशन आपका था, ठीक है। नाउ बात करेंगे सेकेंड विनर कौन था? हिमाचल प्रदेश, 3rd आपका था लद्दाख, 4th आपका था महाराष्ट्र एंड 5th नंबर पे आपका था तमिलनाडु, ठीक है। नाउ जो ये आपका एडिशन था 5th एडिशन, इसमें मोर देन 400 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें टोटल आपकी 19 टीमों ने भाग लिया था फ्रॉम द डिफरेंट स्टेट्स एंड यूटी, एंड 6 विंटर स्पोर्ट्स यहाँ पे कराए गए थे। फाइन, नाउ टॉप 3 विनर्स की बात करें तो इंडियन आर्मी पहले आपके विनर थे जिसने 18 मेडल जीते थे विद 7 गोल्ड, 5 सिल्वर एंड 6 ब्रॉन्ज। नेक्स्ट आपका था हिमाचल प्रदेश विद 6 गोल्ड, 5 सिल्वर एंड 7 ब्रॉन्ज, एंड लद्दाख आपका तीसरे नंबर पर था विद 4 गोल्ड, 2 सिल्वर एंड 1 ब्रॉन्ज। फाइन, इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जैसे नैना श्री तलूरी जो आपके तेलंगाना से बिलोंग करती हैं, इन्होंने फर्स्ट गोल्ड मेडल जीता था स्पीड स्केटिंग में विद इन अ विमेंस 500 मीटर शॉर्ट ट्रैक कैटेगरी में, ठीक है। इसके अलावा आंचल ठाकुर जो है, इन्होंने जो आपकी एल्पाइन सीकर हैं फ्रॉम हिमाचल प्रदेश, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था इन दी सैलोलोम एंड जाइंट सैलोलोम इवेंट, ओके। नाउ थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे आप। 5th एडिशन जो आपका था खेलो इंडिया विंटर गेम का 2 फेजेस में ये आपका हुआ था। पहला हुआ था नवांग डॉर्जे स्टोवडन स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जो आपका लोकेटेड है लेह लद्दाख में। ये जनवरी 23 से 27 तक आपका चला था फर्स्ट फेज। सेकेंड फेज आपका फरवरी में होना था, बट आपकी जो जो आपकी स्नो थी उस टाइम पे कम थी, इस वजह से इसको पोस्टपोन किया गया मार्च में, और ये आपका गुलमार्ग जम्मू एंड कश्मीर हुआ था 9 से 12 मार्च को, ठीक है। अब कौन कौन से स्पोर्ट्स यहाँ पे थे? फर्स्ट फेज में आइस हॉकी और आपका आइस स्केटिंग कराया गया था। सेकेंड फेज में एल्पाइन स्कीइंग, नॉर्डिक स्कीइंग, स्की माउंटेनियरिंग एंड स्नो बोर्डिंग, ये सारे इवेंट आपके कराए गए थे। फाइन, नाउ अब जो इवेंट था इसकी फंडिंग किसने की थी? इट इज फंडेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। हमारी जो स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री है उनके द्वारा ये फंड किया गया था। मैस्कॉट यहाँ पे क्या था? यहाँ पे आप इमेज देख सकते हो मैस्कॉट की, इट्स अ स्नो लेपर्ड जिसको शान नाम से यहाँ पे बोला गया था। देन एक ऑफिशियल वेबसाइट भी यहाँ पे लॉन्च की गई थी खेलो इंडिया विंटर गेम की 2025 की, winter.kheloindia.gov.in, ओके। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द ई-सांख्यिकी पोर्टल टू फैसिलिटेट सीमलेस एक्सेस टू ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स इन इंडिया। ई-सांख्यिकी पोर्टल जो है ये लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा। आप इसे सिंपली कैसे याद रख सकते हो? सांख्यिकी जो है ये आपका हिंदी वर्ड है स्टैटिस्टिक के लिए, ठीक है। स्टैटिस्टिक्स हम बोलते हैं ना, इसको अगर हिंदी में बोला जाए तो ये होता है सांख्यिकी। तो ई सांख्यिकी पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के द्वारा। और ये जो पोर्टल है क्यों लॉन्च किया गया है? ताकि जो ऑफिशियल स्टैटिस्टिक्स है उनको आप इजीली एक्सेस कर पाए, ठीक है। ये क्लियर हुआ?
नाउ यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के मिनिस्टर पूछे जा सकते हैं। मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है? इनका नाम है राव इंद्रजीत सिंह। ओके, Next is, where will India's first commercial semiconductor fabrication unit be established according to the agreement between TEPL, TSMPL and ISM? ठीक है, विच इज योर इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। तो इनमें से इन तीनों के बीच में एक अग्रीमेंट साइन हुआ है और ये डिसाइड किया गया है कि जो सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन, इंडिया की पहली कॉमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन यूनिट जो है वो स्टैब्लिश की जाएगी गुजरात के ढोलेरा में। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा, इट इज ऑप्शन नंबर बी। और कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, इनके फुल फॉर्म्स देख लेते हैं, जैसे टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड, नेक्स्ट है टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्राइवेट लिमिटेड और ISM इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन। इन तीनों के बीच में एक अग्रीमेंट साइन हुआ है, फिस्कल सपोर्ट अग्रीमेंट, जो जिसके वजह से स्टैब्लिश किया जाएगा आपका इंडिया का पहला कॉमर्शियल सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन गुजरात के ढोलेरा में। ठीक है, नाउ अब जो TEPL है इसका सेमीकंडक्टर फैब आपका है ढोलेरा में, एंड it has a total investment of 91,000 crore with a capacity of 50,000 water starts per month। ठीक है, नाउ नेक्स्ट पॉइंट आपका क्या बोल रहा है, जो प्रोजेक्ट है इसका एस्टिमेशन है ये 20,000 प्लस जॉब्स यहाँ पे जो है प्रोवाइड करेगा। ठीक है, मतलब इस सेटअप की वजह से, इसे स्टैब्लिश करने की वजह से इतनी जॉब्स यहाँ पे क्रिएट होंगी, चाहे वो डायरेक्ट हो चाहे इनडायरेक्ट हो। फाइन, नाउ बात करते हैं इंडिया के सेमीकंडक्टर मिशन की। तो इसको 2021 में लॉन्च किया गया था विद अ फाइनेंशियल आउटले ऑफ 76,000 करोड़। और किसने लॉन्च किया था? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, जिसका मेन एम क्या है कि जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपकी इन्वेस्ट करती हैं सेमीकंडक्टर में, या वो सेमीकंडक्टर से रिलेटेड चीज़ें आपकी जो है मैन्युफैक्चरिंग कर रही है या डिज़ाइन कर रही है, तो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करना। ठीक है, तो बेसिकली जो भी आपकी कंपनीज हैं जो सेमीकंडक्टर से जुड़ी हैं, जो इस पर वर्क कर रही हैं, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करना, उनको मदद करना, उस सेमीकंडक्टर सेक्टर में जो है इन्वेस्ट करना, ये इसका मेन एम था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आपकी इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंडर 4 स्कीम्स जो हैं वो इंट्रोड्यूस की गई थी, जैसे स्कीम्स फॉर सेटिंग अप सेमीकंडक्टर फैब्स इन इंडिया, दूसरा है स्कीम्स फॉर सेटिंग अप डिस्प्ले फैब्स इन इंडिया, नेक्स्ट आ जाता है स्कीम फॉर सेटिंग अप ऑफ अ कंपाउंड सेमीकंडक्टर सिलिकॉन फोटोनिक्स सेंसर फैब एंड सेमीकंडक्टर असेंबली, नेक्स्ट है टेस्टिंग मार्किंग पैकेजिंग दैट इज ATMP। ठीक है, आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट दैट इज OSAT फैसिलिटीज इंडिया। तो ये 3, और लास्ट आती है आपके DLI स्कीम, डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो ये 5 स्कीम इसके अंदर लॉन्च की गई थी इंडिया के सेमीकंडक्टर मिशन के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच कंट्री टॉप द 19th एडिशन ऑफ वेल्थ रिपोर्ट 2025 रिलीज बाय द नाइट फ्रैंक। तो इनमें से कौन सी कंट्री है जिस कंट्री ने टॉप किया है इस रिपोर्ट को। इस रिपोर्ट में बेसिकली आपका मेंशन किया जाता है ऐसी कंट्रीज जहाँ पे सबसे ज़्यादा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होते हैं। हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स क्या है? ऐसे लोग जिनके पास मिनिमम $1 मिलियन का अमाउंट है फॉर द इन्वेस्टमेंट पर्पस। ठीक है, ये क्लियर है। नाउ अब यहाँ पे कौन सी कंट्री जो है उसमें सबसे ज़्यादा आपके हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं? तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज USA। USA के पास सबसे ज़्यादा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं। अगर आप यहाँ पे टॉप 5 कंट्रीज़ के नाम देखो तो USA के बाद सेकेंड नंबर, पहला USA है, USA के बाद चाइना आपका आता है विद 4,71,634 इंडिविजुअल्स। USA के हैं आपके 9,05,430। वहीं पे थर्ड नंबर पे जापान है, फॉलोड बाय इंडिया। इंडिया आपका 4th नंबर पे है ग्लोबली विद 85,696 हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल। देन इंडिया इज फॉलोड बाय योर जर्मनी। वहीं पे अगर हम बात कर रहे हैं इंडिया की, तो इंडिया के अगर हम लास्ट ईयर से कंपैरिजन करें, मतलब 2023 से कंपैरिजन करें, तो 2023 से 2024 के बीच में 6% का इंक्रीज यहाँ पे हमें देखने को मिला है। ठीक है, नाउ ग्लोबली हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की जो आपके नंबर हैं वो इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, पहले ये आपके 2.24 मिलियन थे, अब ये इंक्रीज होके 2024 में 2.34 मिलियन हो गए हैं, विच शोज अ ग्रोथ ऑफ 4.4% ग्लोबली। ओके, नाउ टॉप 3 रीजन जहाँ पे सबसे ज्यादा हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की परसेंटेज इंक्रीज हुई है, पहला है आपका USA, फॉलोड बाय एशिया एंड अफ्रीका। फाइन, नाउ इंडिया की हम बात कर रहे हैं, तो इंडिया की एक तो 4th रैंक है। ठीक है, 85,696 हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स हैं, साथ में ही
ये प्रोजेक्शन भी यहाँ पे की गई है कि 9.4% से इंडिया की ग्रोथ होगी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स की बाय द 2028। ठीक है, ये आपका पहुंच जाएगा 93,753 पे बाय दी 2028। ओके, इसके अलावा बात कर लेते हैं नाइट फ्रैंक के प्राइम इंटरनेशनल रेजिडेंशियल इंडेक्स की, जो लग्जरी रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी ट्रेंड्स को मॉनिटर करता है एंड इट हैज रिवील्ड कि 3.6% ग्लोबल इंक्रीज देखने को मिला है प्राइम प्रॉपर्टी वैल्यूज में इन द ईयर 2024। ओके, इंडिया की बात करें तो इंडिया के रियल एस्टेट सेक्टर में जो है कुछ चेंजेस देखने को मिले हैं। जैसे अगर हम बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली की रैंकिंग आपकी इम्प्रूव हुई है, पहले 37 थी, अब ये इंक्रीज होके 18 पे आ गया है, विच शोज अ 6.7% ऑफ इंक्रीज इन अ लग्जरी रेजिडेंशियल प्राइसेस। देन बेंगलुरु की बात करें तो इसका रैंकिंग भी आपका इम्प्रूव हुआ है, पहले 59 था, अब 40 हुआ है। वेयरएस मुंबई सिटी की अगर हम बात करें तो इसकी रैंक आपकी कम हुई है, पहले 21 थी, अब ये 28 प्लेस पे आ गया है इन दी 2024। ओके, नाउ स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं। नाइट फ्रैंक के सीनियर पार्टनर एंड ग्रुप चेयर हैं विलियम बेयर्डमोर ग्रे। इसके सीएमडी इंडिया के सीएमडी है शिशिर बेजर। देन हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है आपका लंदन यूके और इसे स्टैब्लिश किया गया था 1896 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द 12th Regional 3R and Circular Economy Forum in Asia and Pacific held in राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर इन जयपुर राजस्थान। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है या कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो आपको बताना है विद रिस्पेक्ट टू द 12th एडिशन ऑफ रीजनल 3R एंड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम विच वॉज हेल्ड इन दी जयपुर राजस्थान। तो पहला स्टेटमेंट है, इस फोरम की थीम थी रियलाइजिंग सर्कुलर सोसाइटीज टूवर्ड्स achieving sustainable development goals and carbon neutrality in Asia Pacific. Next statement is, the forum was organized by Ministry of Housing and Urban Affairs in collaboration with United Nations Center for Regional Development and Institute for Global Environmental Strategies. तो इनके द्वारा इसको ऑर्गेनाइज किया गया था। Then Union Minister Manohar Lal and Bhajan Lal Sharma jointly inaugurated the 3R India Pavilion. The next is a MOU for city investments to innovate, integrate and sustain, that is cities 2.0 आपका जो है साइन किया गया था, marking major milestone in a urban sustainability initiatives. Last is all are correct. तो ये सारे स्टेटमेंट्स आपके जो अभी हमने देखे ये सारे ही करेक्ट हैं, तो आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, ऑल आर करेक्ट। इसके अलावा जब ये कंक्लूड हुआ था फोरम, इसके दौरान, इस इवेंट के दौरान अडॉप्शन हुआ था जयपुर डिक्लेरेशन 2025-2034 का। अब ये डिक्लेरेशन है क्या? ये एक आपका नॉन पॉलिटिकल नॉन बाइंडिंग कमिटमेंट है जो गाइड करेगा हमें फॉर द नेक्स्ट 10 years ऑफ एफर्ट्स टुवर्ड्स योर रिसोर्स एफिशिएंसी एंड सस्टेनेबल अर्बन ग्रोथ। और ये जो आपके मेंबर्स कंट्रीज थे उन्होंने अडॉप्ट किया था। फाइन, इसके अलावा अदर की पॉइंट्स देखते हैं। जैसे अभी हमने बात की कि जो हमारे मिनिस्टर हैं मनोहर लाल जी एंड भजन लाल शर्मा, इनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया था 3R इंडिया पवेलियन। बेसिकली ये है क्या? ये हमें बेसिकली ये आपका एक इंटरनेशनल 3R ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी एग्जीबिशन है जिसमें मोर देन 40 इंडियन एंड जापानीज बिजनेस आपके होंगे एंड स्टार्टअप्स यहाँ पे होंगे जो वर्क कर रहे हैं आपके वेस्ट मैनेजमेंट एंड सर्कुलर इकोनॉमी सॉल्यूशंस में। ठीक है, नेक्स्ट सिटीज की बात करें, जो MOU आपका साइन हुआ है, ठीक है, सिटी इन्वेस्टमेंट्स टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन्स, दैट इज 2.0, ये साइन किया गया था। अब इसका टोटल अमाउंट, ये अग्रीमेंट है जिसमें आपका टोटल अमाउंट कितना यहाँ पे अग्रीमेंट में साइन किया गया है, तो आपका 1800 करोड़ का ये अग्रीमेंट है जिसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा 18 सिटीज एंड अक्रॉस द 14 स्टेट्स। ओके, नाउ अब यहाँ पे क्या होगा, फाइनेंशियल असिस्टेंट या बेसिकली आप कह सकते हो लोन यहाँ पे हमें मिलेगा जो ADF फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी, KfW जर्मन डेवलपमेंट बैंक एंड आपका यूरोपियन यूनियन हमें देगा। ठीक है, यूरोपियन यूनियन 264 करोड़ का अमाउंट हमें देगा। ठीक है, मतलब इस चीज के लिए देगा। एंड आपका ADF एंड KfW 1496 करोड़ ईच यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे अंडर दिस अग्रीमेंट। देन P3 यहाँ पे लॉन्च किया गया था, P3 अप्रोच विच इज प्रो प्लैनेट पीपल।
ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या है, प्रो प्लैनेट पीपल। और ये अप्रोच हमें ये बेसिकली अप्रोच है किस चीज़ के लिए, सस्टेनेबल लाइफस्टाइल्स के लिए एंड इको फ्रेंडली बिहेवियर का ये आपका अप्रोच है। P3 अप्रोच का मतलब यही है, ठीक है। देन आपका C3 लॉन्च किया गया था, सिटीज कोलिजन फॉर सर्कुलरिटी, ये लॉन्च किया गया था। इट इज़ अ ग्लोबल अलायंस, जो बेसिकली ये ग्लोबल अलायंस है सिटीज़ का, जो बेसिकली कोलैबोरेशन करेगा, नॉलेज शेयरिंग करेगा और प्राइवेट सेक्टर्स पार्टनरशिप्स यहाँ पे की जाएंगी, ठीक है। नाउ नेक्स्ट बात करते हैं आपके कि कौन सी कंट्री में ये होस्ट किया गया है अभी तक। तो फर्स्ट जो एडिशन था वो 2009 में आपका हुआ था टोक्यो में, सेकेंड एडिशन था मलेशिया में, ऐसे ही थर्ड आपका सिंगापुर में था, और एट्थ आपका बात करें अगर इंडिया की तो एट्थ एडिशन इंडिया में आपका ऑर्गेनाइज किया गया था, होस्ट किया गया था, इंदौर मध्य प्रदेश द्वारा इसको होस्ट किया गया था। वहीं पे अब 12वां एडिशन जो है ये भी इंडिया में हुआ है, इंडिया के जयपुर में ये हुआ है, ठीक है, जयपुर राजस्थान में हुआ, अभी हमने इसको पढ़ा था, फाइन। अगर क्वेश्चन बने प्रीवियस एडिशन कहाँ पे हुआ था, तो ये आपका कंबोडिया में हुआ था 11th एडिशन, और नेक्स्ट एडिशन जो है इसका वो होगा ब्राजील में, साओ पोलो ब्राजील में होगा 2000 मतलब मई 2025 में ये आपका होगा। इसके साथ ही इस इवेंट के दौरान इंडिया ने डिक्लेयर किया था अपनी कैंडिडेसी कि इंडिया होस्ट करेगा वर्ल्ड सर्कुलर इकोनॉमी फोरम 2026 का, ठीक है, तो ये क्लियर है। नेक्स्ट इज अदर के इनिशिएटिव्स जो यहाँ पे लॉन्च किए गए थे। पहला आपका है स्वच्छ भारत मिशन वेस्ट टू वेल्थ PMS पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया गया था। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट रेफरेंस गाइड बिजनेस मॉडल एंड इकोनॉमिक असिस्टेंट फॉर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्रोजेक्ट्स ये लॉन्च किया गया था। इसके अलावा इंडिया सर्कुलर सूत्रा कंपेंडियम ऑफ 126 बेस्ट प्रैक्टिसेस कंपाइल्ड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ये रिलीज किया गया था। इसी के साथ ही आपकी यहाँ पे स्टडी ऑन बेस्ट प्रैक्टिसेस इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट इन मिलियन प्लस सिटीज ये आपका रिलीज किया गया था, विच इज प्रिपेयर्ड बाय काउंसिल ऑफ एनर्जी एनवायरमेंट एंड वाटर। नेक्स्ट इज एक MOU यहाँ पे साइन किया गया था बिटवीन दी CSIR काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च विद दी मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, प्रमोट करने के लिए साइंटिफिक रिसर्च एंड इनोवेशन इन दी सर्कुलर इकोनॉमी सॉल्यूशंस। नेक्स्ट आता है इंडिया के लीडरशिप की बात करें इन सर्कुलर इकोनॉमी एंड 3R पॉलिसीज, तो इसके अंदर आपका आता है पहला पॉइंट स्वच्छ भारत मिशन अर्बन का, जिसमें 108.62% ऑफ हाउस होल्ड टॉयलेट कंस्ट्रक्शन टारगेट हमने अचीव कर लिया है एंड सक्सेसफुली हमने प्रोसेस किया है 80.29% का सॉलिड वेस्ट। साथ में ही गोवर्धन स्कीम की बात करें तो 1008 बायोगैस प्लांट जो है ये अभी आपके ऑपरेशनल है एंड इट इज कवरिंग 67.8% ऑफ इंडिया डिस्ट्रिक्ट। नेक्स्ट इज ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022, इसके अकॉर्डिंग फाइनेंशियल ईयर 2024-25 की अगर हम बात करें तो 5,82,769 मेट्रिक टन ऑफ ई वेस्ट जो है वो कलेक्ट किया गया है, जिसमें से 5,18,240 मेट्रिक टन का जो वेस्ट है उसे रिसाइकल भी किया गया है, ठीक है। नाउ लास्ट पॉइंट इज प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2021, इंडिया ने सिंगल यूज प्लास्टिक आपका बैन किया था 1 जुलाई 2022 को अंडर दिस प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल, ओके। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज रिसेंटली इन जनवरी रिसीव्ड इन प्रिंसिपल अप्रूवल फ्रॉम द RBI टू ऑपरेट एज अ पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर लाइसेंस। तो इनमें से कौन सी कंपनी है जिसे बेसिकली इन प्रिंसिपल अप्रूवल यहाँ पे मिला है RBI से, ये पेमेंट एग्रीगेटर जो है एज अ पेमेंट एग्रीगेटर ऑपरेट कर सकती है फॉर अ क्रॉस बॉर्डर। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज स्काइडो। कौन सी कंपनी है? स्काइडो, जिसकी शुरुआत आपकी 2020 में हुई थी, ठीक है। इट इज फाउंडेड इन द ईयर 2020 एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? इट इज लोकेटेड इन दी बेंगलुरु, ठीक है, बेंगलुरु में लोकेटेड है, बेंगलुरु कर्नाटका में, फाइन। और जो स्काइडो कंपनी है, स्काइडो कंपनी को रिसेंटली इन्होंने जो है सिक्योर किया है पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर अप्रूवल फ्रॉम विच कंपनी? अमेजॉन कंपनी, ओके। नाउ अब पेमेंट एग्रीगेटर क्या होता है इसको समझ लेते हैं। पेमेंट एग्रीगेटर मीन्स जब भी आप पेमेंट करते होंगे, चाहे ऑनलाइन आपने कोई प्रोडक्ट खरीदा है उसकी पेमेंट आप कर रहे हो, राइट, तो आपकी पेमेंट के लिए एक पेज ओपन होता है, ठीक है। उस पेज में आपके पास जो OTP आया होता है वो आपको फिल करना होता है। तो ये पेज है आपका जो ओपन होता है जिसमें ये एक्टिविटी आप कर रहे हो, वो पेज कहलाता है आपका पेमेंट गेटवे, ठीक है, पेमेंट गेटवे कहलाता है। और ये जो आपका गेटवे कंपनी प्रोवाइड कर रही है ये कहलाती है पेमेंट एग्रीगेटर। ये क्लियर हुआ।
अब यहाँ पे क्या बोला है, इन प्रिंसिपल अप्रूवल दिया गया है, दैट मीन्स कि इन्हें अभी जो है 6 महीने या 18 महीने, मैक्सिमम 18 महीने या मिनिमम आपका 6 महीने होता है, कि इनको यहाँ पे अभी देखा जाएगा। अगर ठीक काम करेंगे तो इन्हें फाइनल लाइसेंस जो है वो दे दिया जाएगा। ठीक है, अभी 5 ऐसी कंपनीज हैं जिनको इस टाइप का फाइनल अप्रूवल आरबीआई द्वारा मिला है फॉर ऑपरेटिंग एज अ पेमेंट एग्रीगेटर क्रॉस बॉर्डर, जिसमें आपका एडियान इंडिया टेक्नोलॉजी सर्विसेज इंक्लूडेड है, अमेजॉन पे, कैश फ्री पेमेंट, इंडिया आइडियाज जिसे बिल्डेक्स के नाम से जानते हो आप, और पेटेंट सर्विसेज। क्लियर है? Next up question है, in March 2025, the ISRO and Semiconductor Laboratory jointly delivered the first production of a 232-bit microprocessor. First is your Vikram 3201 and second आपको बताना है which is developed for the space application. तो अभी 2 माइक्रो प्रोसेसर जो हैं 32 बिट के रिलीज किए गए हैं, हैंडओवर किए गए हैं, जिसमें से एक विक्रम 3201 है और दूसरा आपका है कल्पना 3201। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नाउ ये जो दोनों माइक्रो प्रोसेसर हैं इसको डिजाइन और डेवलप किया गया है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर इन पार्टनरशिप विद योर सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी, जो आपकी चंडीगढ़ बेस्ड लेबोरेटरी है। राइट, नाउ बात करेंगे विक्रम की। विक्रम 3201 जो है ये आपका एडवांस वर्जन है विक्रम 1601 का। ठीक है, विक्रम 1601 जो माइक्रो प्रोसेसर आपका था 16 बिट का, इसका एडवांस वर्जन लाया गया है विक्रम 3201 विच इज फर्स्ट फुली मेक इन इंडिया 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर, जिसे डिजाइन किया गया है कि जो आपका एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन होंगी लॉन्च व्हीकल की, उसमें ये आपका आराम से काम करेगा। ठीक है, एंड इट वाज फैब्रिकेटेड एट दी SCL सेमीकंडक्टर लेबोरेटरीज 180 नैनोमीटर कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फैसिलिटी, वहां पे इसको फैब्रिकेट किया गया है। नाउ बात करते हैं कल्पना 3201 की। तो ये आपका 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर है विच इज बेस्ड ऑन दी स्पार्क V8 स्केलेबल प्रोसेसर आर्किटेक्चर वर्जन 8 रिड्यूस इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटिंग, ये इस पे आपका बेस्ड है। फाइन, नाउ इसे डिजाइन किया गया है फॉर द कंपैटिबिलिटी विद द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर टूल सेट, तो इसके अकॉर्डिंग भी इसको डिजाइन किया गया है। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं इसरो की। इसरो के चेयरमैन है वी नारायण, हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका बेंगलुरु कर्नाटका में, और इसे 1969 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंपनी हैज बिकम द फर्स्ट प्राइवेट फर्म टू रिसीव री-इंश्योरेंस लाइसेंस फ्रॉम IRDAI। री-इंश्योरेंस क्या होता है? इंश्योरेंस फॉर द इंश्योरेंस कंपनीज या इंश्योरेंस फॉर इंश्योरर। ठीक है, ये होता है आपका री इंश्योरर, मतलब जो इंश्योरेंस कंपनी को इंश्योरेंस दे। ठीक है, अब रिसेंटली IRDAI ने इनमें से कौन सी कंपनी है जिसको री इंश्योरेंस आपका लाइसेंस प्रोवाइड किया है? तो इट इज योर ऑप्शन नंबर बी, वैल्यू एटिक्स री इंश्योरेंस को री इंश्योरेंस लाइसेंस R2 लाइसेंस या R2 कैटेगरी लाइसेंस दिया गया है IRDAI द्वारा। ठीक है, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये पहली प्राइवेट सेक्टर री इंश्योरर बनी है इंडिया की। अभी तक सिर्फ GIC री थी, वो भी पब्लिक सेक्टर की थी, अभी प्राइवेट सेक्टर की ये बनी है, एंड ये लोकेटेड है आपकी बेंगलुरु कर्नाटका में। फाइन, नाउ ये जो आपका डिसीजन लिया गया था, ये आपका लाइसेंस प्रोवाइड करने का, ये लिया गया था ड्यूरिंग दी 129th मीटिंग जो हुई थी IRDAI की इन मंथ ऑफ मार्च। ठीक है, और जो ये कंपनी है आपकी वैल्यू एटिक्स री इंश्योरेंस, इसकी इनिशियल पेड अप कैपिटल आपकी रहेगी 210 करोड़ की। नाउ GIC जो है, जैसे कि मैंने आपको बताया, GIC जो है ये पब्लिक सेक्टर एंटिटी है जो इकलौती री इंश्योरर थी इंडिया की अभी तक। अब कौन सी आ गई है? आपकी वैल्यू एटिक्स भी आ गई है। फाइन, नाउ IRDAI की बात करें तो आपके इसके चेयरपर्सन है देवशीष पांडा, हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है आपका हैदराबाद तेलंगाना में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन डैश। तो इंटरनेशनल वुमेन्स डे हम ऑब्जर्व करते हैं 8 मार्च को, एंड इसका थीम आपका क्या था? इट इज योर फॉर ऑल women and girls rights equality empowerment। तो ये इसका थीम था which is aligned with the United Nations 69 session of Commission on Status of Women। ठीक है, नाउ जो ये आपका कमीशन है, इसके अलावा एक और चीज जो कैंपेन थीम आपकी थी, इट इज योर एक्सीलरेट एक्शन। ठीक है, नाउ यूनाइटेड नेशन 69 सेशन ऑफ कमीशन ऑन स्टेटस ऑफ वुमेन जो है ये आपका 10 से 21 मार्च को ये आपका फिनिश होगा। 10 को स्टार्ट हुआ था। इसकी चेयरमैनशिप किसके पास है? सऊदी अरेबिया के पास, और वेन्यू इसका कहाँ पे था? न्यूयॉर्क USA में था। ठीक है, नाउ
अब इस इवेंट पे क्या क्या चीज़ें आपकी रिलीज हुई हैं, जैसे स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस कंपनी जो है, इस इंश्योरेंस कंपनी ने श्री तारा वुमेन्स हेल्थ कैंप लगाया था तमिलनाडु में ऑन ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वुमेन्स डे। देन इंडियन रेलवेज ने इंट्रोड्यूस किया था चिली स्प्रे कैन फॉर देयर वुमेन पर्सन जो रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स में काम कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ICAR-CMFRI जो है, इन्होंने 2 वुमेन्स को यहाँ पे ऑनर दिया है। एक का नाम है आपका अखिला मोल MA फ्रॉम केरला एंड दूसरी भी आपके केरला से हैं संगीता सुनील, इनको इन्होंने ऑनर दिया है फॉर देयर अचीवमेंट्स इन द फिशरीज सेक्टर। फाइन। नेक्स्ट आपका बात करें अगर पूरे ग्लोबली क्या इवेंट यहाँ पे हुए थे, तो एक रिपोर्ट आपकी यहाँ पे जारी की गई है जिसका नाम है UN Women's Right in Review 30 Years After Beijing। तो ये आपका यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है वो डिस्कस कर लेते हैं। जैसे इस रिपोर्ट में बोला गया है कि नियरली 25% ऑफ गवर्नमेंट जो है वर्ल्ड वाइड, इन्होंने रिपोर्ट किया है कि देयर इज अ डिक्लाइन इन वुमेन्स राइट, मतलब वुमेन्स राइट जो है वो आपके कम हो रहे हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका है सिंस 1995 पैरिटी विच इज इक्वालिटी इन गर्ल्स एजुकेशन जो है ये आपका अचीव किया गया है। दैट मीन्स कि गर्ल्स की एजुकेशन में अब यहाँ पे हमें बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। वहीं पे मैटरनल मोर्टिलिटी बेसिकली जब वुमेन्स डिलीवर करती हैं चाइल्ड को दैट टाइम उनकी डेथ, मतलब काफ़ी वुमेन्स की यहाँ पे डेथ होती है, तो वही चीज़ का जो आंकड़ा है वो अब 1/3 हो गया है, ठीक है। इट हैज़ बीन रिड्यूस्ड टू 1/3। नेक्स्ट आपका पॉइंट है विमेंस रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट, मतलब अब इंडिया नॉट इंडिया ग्लोबली की यहाँ पे बात हो रही है कि ग्लोबल बेसिस पे अब जो विमेंस हैं वो पार्लियामेंट में मतलब रिप्रेजेंट हो रही है। पहले क्या होता था सिर्फ आदमी आपको देखने को मिलते थे, बट अब यहाँ पे पार्लियामेंट्स में विमेंस का भी रोल है और वो यहाँ पे पार्टिसिपेट भी कर रही है, ठीक है। नेक्स्ट है एक और रिपोर्ट यहाँ पे जारी की गई थी, गर्ल्स गोल व्हाट हैज चेंज फॉर गर्ल्स एडोलेसेंट गर्ल्स राइट ओवर 30 ईयर्स। तो ये आपकी बताती है मतलब ये आपकी जो रिपोर्ट है ये बताती है कि 30 ईयर्स में जो एडोलेसेंट गर्ल्स हैं उनकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस हुए हैं, ठीक है। लॉन्च इसे किसने किया था, यूनिसेफ ने अलॉन्ग विद प्लान इंटरनेशनल एंड UN Women। नाउ इस रिपोर्ट में कहा गया है जो नंबर ऑफ गर्ल्स हैं आउट ऑफ स्कूल वर्ल्ड वाइड ये आपका कम हुआ है, ठीक है। ये कितना हो गया है 122 मिलियन ये आपका रहा था 2023 में। वहीं पे अगर बॉयज़ की बात करें तो 2023 में ये आपका डेटा था बॉयज़ के लिए 128 मिलियन, ठीक है। नेक्स्ट है इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया में PM मोदी जी ने इनवाइट किया था वुमेन्स को कि वो अपनी लाइफ जर्नी शेयर करें नमो ऐप पे, ठीक है। नमो एप्लीकेशन पे वो अपनी जर्नी शेयर करें। नेक्स्ट इज कि इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम दैट इज CERT ने रिलीज किया है साइबर सिक्योरिटी हैंडबुक फॉर महिला सुरक्षा, ठीक है। इसके साथ ही लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट जो आपका है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस के अंडर, इन्होंने रिलीज किया था एक पब्लिकेशन, एक बुक विच इज द लाइफ एंड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वुमेन मेंबर्स ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इनके बारे में था। और 15 रिमार्केबल वुमेन्स जो है उनको यहाँ पे ट्रिब्यूट दिया गया है जिनकी लिस्ट आप यहाँ पे देख सकते हो। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है विच कंट्री चेयर्ड द 68th सेशन ऑफ अ कमीशन ऑन नार्कोटिक्स ड्रग्स। तो रिसेंटली आपका यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑन नार्कोटिक्स ड्रग्स जो है इसका 68th सेशन हुआ था इन मंथ ऑफ मार्च और इसे चेयर किया था इंडिया ने पहली बार जो है इस सेशन को चेयर किया है और इंडिया की तरफ से यहाँ पे चेयरमैन बनाए गए हैं एम्बेसडर शंभू S कुमारन जो इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं टू द UN इन वियना, ओके। इसके अलावा इंडिया ने यहाँ पे 2 साइड इवेंट होस्ट किए थे, नशा मुक्त भारत अभियान एंड दूसरा था इन कोलैबोरेशन विद UNODC जिसमें डिस्कस किया था इन्होंने अबाउट द इनोवेटिव डिजिटल टेक्नोलॉजीज इन अ ड्रग लॉ एनफोर्समेंट। इसके अलावा वाइस चेयरपर्सन कौन बने थे, इनका नाम है एंड्रेनिक होहान निसियान जो परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है आपके टू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द अर्मेनिया टू द वियना, ओके। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर करते हैं UN कमीशन ऑन नार्कोटिक्स ड्रग की। तो इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका वियना ऑस्ट्रिया में, स्टैब्लिश इसे किया गया था 1946 में और मेंबर स्टेट कितने हैं 53। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द IRDAI's लेटेस्ट हैंडबुक ऑन इंडियन इंश्योरेंस स्टैटिस्टिक्स 2023-2024 विच स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग द क्लेम सेटलमेंट रेशियो डेटा। तो अभी रिसेंटली IRDAI के द्वारा एक रिपोर्ट आपकी जारी की गई है हैंडबुक ऑन इंडियन इंश्योरेंस स्टैटिस्टिक्स 2023-2024। इसके रिगार्डिंग आपका कौन सा पॉइंट करेक्ट है वो बताना है। पहला क्या कह रहा है
एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड जो है इसने टॉप किया है विद 99.79% ऑफ क्लेम सेटलमेंट रेशियो इन टर्म्स ऑफ अ नंबर ऑफ पॉलिसीज एमर्जिंग एज अ बिगेस्ट इंश्योरर इन द इंडिया। नेक्स्ट है LIC ने टॉप किया है with a 96.42% of claim settlement ratio in terms of settling most of the policies within 30 days. HDFC Life Insurance topped the 99.98% with a 99.98% of the total benefit amount paid out for the claim settlement within a 30 days. Next है both A and C are correct and all all above statements are correct. तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर E, दैट इज सारे ही स्टेटमेंट्स यहाँ पे करेक्ट हैं। इसके अलावा अलग अलग बात कर लेते हैं टर्म्स की, जैसे टॉप लाइफ इंश्योरर इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ पॉलिसीज, इसमें टॉप किसने किया है? एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस ने, एंड इट इज फॉलोड बाय HDFC लाइफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट है टॉप लाइफ इंश्योरेंस इन टर्म्स ऑफ अ नंबर ऑफ पॉलिसी सेटल्ड, तो इसमें टॉप किया है LIC ने, एंड सेकंड नंबर पे था आपका SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी विद 37,344 पॉलिसीज। नेक्स्ट आता है नंबर ऑफ इंश्योरर्स विद दी 100% क्लेम सेटलमेंट रेशियो, इसमें आ जाता है पहला नंबर आपका कोटक महिंद्रा लाइफ इंश्योरेंस का, फॉलोड बाय एगेस फेडरल लाइफ इंश्योरेंस, फ्यूचर जनरली इंडिया लाइफ इंश्योरेंस एंड अवीवा लाइफ इंश्योरेंस। नाउ अदर आपके पॉइंट है टॉप इंश्योरर्स इन टर्म्स ऑफ अ CSR बाय दी बेनिफिट अमाउंट, तो इसमें टॉप किया है HDFC लाइफ इंश्योरेंस ने, एंड सेकेंड नंबर पे आपका था एक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस। नेक्स्ट है एज पर द रिपोर्ट सबसे ज़्यादा यहाँ पे जो हाईएस्ट क्लेम सेटलमेंट रेशियो देखा गया है 99% का, वो देखा गया है आपका प्राइवेट इंश्योरेंस, मतलब प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनीज जो हैं वो यहाँ पे इन्होंने लीड किया था in terms of a number of policies settled, which is 1,51,770 policies within a time period of 30 days. Next up question है who was re-elected as a president of a new development bank? तो इनमें से कौन से शख्स हैं जिनको री-इलेक्ट किया गया है एज अ प्रेसिडेंट ऑफ अ न्यू डेवलपमेंट बैंक, या जिसको हम ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी कहते हैं, ब्रिक्स डेवलपमेंट बैंक भी जिसे कहा जाता है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे क्या है? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज डिल्मा वाना रूसफ जो है इनको री-इलेक्ट किया गया है एज अ प्रेसिडेंट। इनका जो टेन्योर था ये आपका जुलाई के महीने में खत्म होना था और अभी इसको एक्सटेंड कर दिया गया है टिल 2030। ठीक है, इनका टेन्योर एक्सटेंड किया गया है टिल 2030। डिल्मा वाना रूसफ जो है ये ब्राजीलियन इकोनॉमिस्ट एंड पॉलिटिशियन है और इन्होंने एज अ 36 प्रेसिडेंट जो है वो भी एज अ 36 प्रेसिडेंट इन्होंने सर्व किया है ब्राजील का। फाइन, नाउ न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो हेडक्वार्टर इसका शंघाई चाइना में लोकेटेड है और इसे 2012 में स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट इज डॉक्टर KM Cherin, who performed India's first coronary artery bypass surgery recently in January, passed away, in which year he was honored with the Padma Shri award. तो KM Cherin जो हैं ये आपके डॉक्टर थे जिन्होंने इंडिया का पहला कॉर्नरी आर्टरी बाईपास इन्होंने परफॉर्म किया था और इस मेडिकल फील्ड के लिए इनको जो है 1991 में पद्मश्री से नवाजा गया था। ठीक है, इसके अलावा अदर अवार्ड्स की अगर बात करें तो 2000 में इन्हें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया था। इसके अलावा 2005 में हार्वर्ड मेडिकल एक्सीलेंस अवार्ड भी इन्हें दिया गया था। ठीक है, ये जो पर्सन है इन्होंने 1968 में 26 साल की उम्र में अपनी पहली जो है ओपन हार्ट सर्जरी इन्होंने परफॉर्म की थी। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में इन्होंने परफॉर्म की थी। इसके बाद 1975 में इंडिया में पहली सक्सेसफुल कॉर्नरी आर्टरी बाईपास सर्जरी इन्होंने की थी एंड सेकेंड हार्ट ट्रांसप्लांट सर्जरी भी इन्होंने परफॉर्म की थी 1995 में, और इंडिया की पहली हार्ट लंग ट्रांसप्लांटेशन सर्जरी, पेडियाट्रिक कार्डियक सर्जरी एंड लेजर हार्ट सर्जरी भी इन्होंने की थी। इसी के साथ नोट करना है 1990 से 1993 के बीच में इनको रिकॉग्नाइज किया गया था ऑनररी सर्जन टू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अगर बात करें करेंटली कौन है आपका ऑनररी सर्जन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का, तो इट इज लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह। ठीक है, इनका नाम क्या है? लेफ्टिनेंट जनरल दलजीत सिंह। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है रिसेंटली इन फरवरी द RBI हैज अप्रूव्ड डैश टू प्रोवाइड प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइंस थ्रू द UPI। तो RBI ने रिसेंटली इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका जो है वो सही है जिसके लिए प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइंस जो हैं वो आपकी अप्रूव की हैं थ्रू द UPI। ठीक है, तो पहले तो क्या प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइन क्या होता है?
यूपीआई के थ्रू। तो ये देखते हैं, ये प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइन जो है ये आपका एक प्री अप्रूव्ड लोन है जिसे आप यूज़ कर सकते हो। आप यूपीआई प्लेटफॉर्म के थ्रू जो है ट्रांजैक्शन यहाँ पे कर सकते हो, इसका यूज़ कर सकते हो। इसके लिए आपको एक सेपरेट लोन के लिए जो है अप्लाई नहीं करना होता। आपके बस जो थोड़ी बहुत फॉर्मेलिटी है वो आपको यहाँ पे करनी होती है और आपका लोन जो है वो आपका जो भी लोन का अमाउंट है वो आपको मिल जाएगा, आप उसे ट्रांजेक्शन कर सकते हो। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे बेनिफिट क्या होता है कि इंस्टेंटली ये लोन मिल जाता है, कोलेटरल फ्री होता है। ठीक है, इट इज़ अ कोलेटरल फ्री डिजिटल क्रेडिट जो आपको मिलता है, आप उसे आसानी से मतलब यूज़ कर सकते हो। ओके, नाउ अभी रिसेंटली क्या हुआ है, आरबीआई ने ये चीज़ अप्रूव की है, किसके लिए? स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए। ठीक है, इसकी शुरुआत कब की गई थी? प्री सैंक्शन क्रेडिट लाइंस की ये आपकी 2023 में आपके लॉन्च की थी आरबीआई ने। ठीक है, आरबीआई ने यहाँ पे इनिशियली अप्रूवल दिया था सिर्फ और सिर्फ शेड्यूल कमर्शियल बैंक को। अभी 2025 में ये अप्रूवल दिया गया है किसे? स्मॉल फाइनेंस बैंक को। मतलब पहले स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक्स और रीजनल रूरल बैंक्स को इस चीज़ से दूर रखा गया था, बट अब स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए भी ये अलाउ कर दिया गया है, अप्रूव कर दिया गया है। ठीक है, ये क्लियर हुआ। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ पे एक्सक्लूड कौन से बैंक्स का रखा गया है, तो पेमेंट बैंक और रीजनल रूरल बैंक्स को यहाँ पे इन सब चीज़ों से अभी दूरी इनकी बनाई गई है। ठीक है, अब मुझे कमेंट सेक्शन में एक छोटे से क्वेश्चन का आंसर दो कि अभी एज ऑफ फेब्रुअरी आपके कितने स्मॉल फाइनेंस बैंक ऑपरेट कर रहे हैं इंडिया में। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं ऐसे बैंक्स या ऐसी ऐप्स जो इन सर्विसेज को प्रोवाइड कर रही हैं, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, कर्नाटका बैंक, कैनरा बैंक, सिटी यूनियन बैंक, पीएनबी, एसबीआई, एचडीएफसी और तमिलनाडु मर्चेंटाइल बैंक। वहीं पे ऐप्स की बात करें तो भीम, फ्री चार्ज, गूगल पे, नावी, पेटीएम, एचडीएफसी का आपका पेज ऐप, ठीक है, टाटा न्यू एंड फोन पे, ये सारे आपके जो हैं प्रोवाइड कर रहे हैं इस सर्विस को। ठीक है, क्रेडिट लाइन की सर्विस को। Now next up question है, identify the harmonized system code that was recently introduced by Government of India for the parboiled rice। तो अभी जो है harmonized system code आपका इंट्रोड्यूस किया गया है parboiled rice के लिए। ये कोड क्या होता है? जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया कॉफ़ी जो है वो एक्सपोर्ट कर रहा है, तो उसके बारे में आपकी डिटेल कैसे बताएगा? इन कोड के माध्यम से। जैसे अभी अगर हम बात करें परबॉइल्ड राइस की, तो इसके लिए जो कोड दिया गया है वो है 10063011। ठीक है, ये कोड यहाँ पे दिया गया है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये जो कोड है ये बेसिकली बताता है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो क्या प्रोडक्ट है, इसके बारे में डिटेल हमें देता है, क्लासीफाई ये करता है प्रोडक्ट को। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कॉफ़ी की बात कर रहे हैं, कॉफ़ी एक प्रोडक्ट है, जैसे इंडिया ने कॉफ़ी प्रोडक्ट जो है ये आपका एक्सपोर्ट करना है, तो इसका जो कोड है आपका, लेट्स टेक द एग्जांपल 100630 और 92 ले लिया आपने। ठीक है, तो आपका पहले तो ये ध्यान में रखना है, इतना कोड जो होता है, आगे का 6 डिजिट जो होता है ये इंटरनेशनल कोड आपका होता है, उसके बाद नेशनल कोड स्टार्ट होता है। ठीक है, ये जो आपका कोड है ये भी फर्दर क्लासिफाई किया जाता है। जैसे पहले जो 2 डिजिट हैं, जैसे 1 और 0, इस केस में 1 और 0 हैं, तो ये 1 और 0 जो आपका कोड है ये बताता है चैप्टर के बारे में। 10 बता रहा है चैप्टर, फिर 06 बता रहा है आपका हेडिंग, और इसके बाद फर्दर 30 आपकी सब हेडिंग बता रहा है। तो बेसिकली पहला क्या है, प्रोडक्ट क्या है, कॉफ़ी है, फिर वो कॉफ़ी रोस्टेड है या किस टाइप की कॉफ़ी है, वो उसके बारे में फर्दर डिटेलिंग में आपके जो है कोड के माध्यम से बताया जाता है। ठीक है, अगर जैसे इंडिया चाहे तो वो अपना नेशनल कोड भी यहाँ पे फर्दर ऐड कर सकता है 8 डिजिट तक। ठीक है, इसके अलावा एक और चीज़ कि परबॉइल्ड राइस के साथ साथ वाइट राइस का भी यहाँ पे जो है हार्मोनाइज सिस्टम कोड दिया गया था, विच इज़ 10063091। ये था आपका वाइट राइस का। नाउ अब इसके बारे में डिटेल देखते हैं। देखो न्यूज़ आपकी यहाँ पे क्या थी कि इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है हार्मोनाइज सिस्टम कोड GI रिकॉग्नाइज्ड राइस एक्सपोर्ट के लिए अंडर योर अमेंडमेंट टू द कस्टम टैरिफ एक्ट 1975।
और ये अनाउंस किया था हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी ने इन दी यूनियन बजट. ओके, नाउ दिस कोड इज योर HS कोड या हार्मोनाइज सिस्टम कोड, जो इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज करता है क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉर अ ट्रेडेड गुड्स which and it is developed by your वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन. किसने डेवलप किया है? वर्ल्ड कस्टम ऑर्गेनाइजेशन ने, जिसके करंट सेक्रेटरी जनरल आपके हैं इयान क्लिफ्टन सॉन्ड्रस. हेडक्वार्टर्स का लोकेटेड है ब्रुसेल बेल्जियम में और 1952 में इसकी शुरुआत की गई थी. ठीक है, ये जो आपका कोड है इसे यूज किया जाता है फॉर द स्टैंडर्डाइज एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट इन अ ग्लोबल ट्रेड, और ये इंश्योर करता है यूनिफॉर्मिटी इन अ कस्टम प्रोसीजर्स, टेरिफ्स और जो ट्रेड पॉलिसीज होते हैं. ओके, अब जैसे मैंने आपको बताया था यहाँ पे स्टार्टिंग की जो 6 डिजिट्स हैं ये आपके क्या रिप्रेजेंट करते हैं? पहले 2 चैप्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं, फिर हेडिंग को और फिर सब हेडिंग को. ठीक है, और कंट्री चाहे तो इसे आपका यहाँ पे एक्सटेंड कर सकती है आपके रिक्वायरमेंट की बेसिस पे, और इंडिया में हम जो है 8 डिजिट का जो कोड है यहाँ पे वो यूज करते हैं. ठीक है, नाउ नेक्स्ट बात करते हैं. आप यहाँ पे बहुत सारी कंट्री, मतलब आपकी मोर देन 200 कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने इस HS कोड को जो है इम्प्लीमेंट कर लिया है अपने यहाँ, और लगभग आपका जो क्लासीफाई, ये बेसिकली जो आपका मतलब कोड है यहाँ पे लगभग 98% आपका इंटरनेशनल ट्रेड इस कोड की वजह से यहाँ पे पॉसिबल हो रहा है. ठीक है, इसको यूज करके ट्रेड यहाँ पे किया जा रहा है इंटरनेशनल लेवल पे. ठीक है, अब ये कोड जो है ये हमें हेल्प करता है ट्रैक करने में प्रोडक्ट्स को ग्लोबल लेवल पे, एंड साथ में ही ये रिड्यूस करता है इंटरनेशनल ट्रेड कॉस्ट को और सपोर्ट करता है इकोनॉमिक रिसर्च को. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियस ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट नेम्ड सर्जनम एट डैश. तो इनमें से कौन सा आपका एम्स हॉस्पिटल है जहाँ पे आपका ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट जो है इसको लॉन्च किया गया है, जिसका नाम सर्जनम रखा गया है? तो आंसर आपका हो जाएगा इट वाज लॉन्च एट दी एम्स न्यू दिल्ली. कहाँ पे लॉन्च किया गया था? एम्स न्यू दिल्ली में. और ये बेसिकली डिस्पोज करेगा, आपके प्रोसेस करेगा बायोमेडिकल वेस्ट को, जैसे ब्लड हो गया, यूरिन, फिर आपके जो आपके लैब डिस्पोजेबल्स होते हैं उनको ये बेसिकली प्रोसेस करेगा. ठीक है, अगर इसकी डेली कैपेसिटी की बात करें तो डेली कैपेसिटी इसकी होगी आने वाले टाइम में 400 kg की. इनिशियली जो आपका कैपेसिटी इसका रहेगा वो रहेगा 10 kg. ठीक है, 10 kg डिग्रेडेबल मेडिकल वेस्ट जो है पर डे का, ये इसका 10 kg का कैपेसिटी रहेगा. ओके, इसके अलावा इसे डेवलप किसने किया है? जो सर्जनम है इसको आपका डेवलप किया है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इंटरडिसिप्लिनरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी विच इज लोकेटेड इन योर त्रिवेंद्रपुरम, केरल. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, इन फरवरी 2025 द सेबी हैज लॉन्च द प्लेटफॉर्म जिसका नाम है मित्र टू हेल्प इन्वेस्टर इन ट्रेसिंग इनएक्टिव म्यूचुअल फंड फोलियोज. व्हाट डज मित्र स्टैंड्स फॉर? तो रिसेंटली सेबी ने आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है मित्र, और इसका काम क्या रहेगा? ये असिस्टेंट प्रोवाइड करेगा इन ट्रेसिंग इनएक्टिव और अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड फोलियोज. ओके, अब जो मित्र है इसका फुल फॉर्म है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट. ओके, आंसर हियर इज ऑप्शन नंबर डी. काम क्या है ये समझ आया? इसको डिज़ाइन किया गया है ताकि इन्वेस्टर को हेल्प मिल सके in tracing and in reclaiming their inactive or unclaimed mutual fund folios. Okay, now सेबी ने यहाँ पे क्या बोला है? एज पर दी सेबी सर्कुलर जो प्लेटफॉर्म है ये असिस्ट करेगा इन्वेस्टमेंट्स दैट मे हैव फॉरगॉटन, लॉस्ट और लेफ्ट अनक्लेम्ड ड्यू टू आउटडेटेड KYC डिटेल्स. ठीक है, अब ये जो आपका डिजिटल प्लेटफॉर्म है मित्र, इसको डेवलप किसने किया है? इसको डेवलप किया है रजिस्टर एंड ट्रांसफ़र एजेंट ने, RTAs जो हैं उनके द्वारा इसको डेवलप किया गया है. RTAs क्या होते हैं? ऐसी फर्म्स होती हैं, ऐसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो इन्वेस्टर है उसके म्यूचुअल फंड ट्रांजैक्शंस का ट्रैक रखता है. ठीक है, अब यहाँ पे इसे होस्ट किसने किया है? मित्र प्लेटफॉर्म को होस्ट किया है 2 क्वालिफाइड RTAs ने, विच इज कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विस लिमिटेड एंड दूसरा है केफिन टेक्नोलॉजी लिमिटेड. इनके द्वारा इसको होस्ट किया गया है.
एंड अब बात करते हैं अदर की पॉइंट्स की। जैसे अब यहाँ पे बेनिफिट्स क्या हैं आपके मित्र प्लेटफॉर्म के। तो पहला बेनिफिट क्या है कि ये अपडेट करेगा आपके KYC एज पर द लेटेस्ट नॉर्म। दूसरा है ये रिड्यूस करेगा नंबर ऑफ अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड फोलियोज को। तीसरा क्या है, ये रिड्यूस करेगा फ्रॉड रिस्क को विच आर रिलेटेड टू योर अनक्लेम्ड और इनएक्टिव म्यूचुअल फंड फोलियोज। फाइन। साथ में ही नोट करना है, रिसेंटली सेबी ने मैंडेट किया है, ठीक है, सेबी ने मैंडेट किया है किस चीज़ के लिए, रिगार्डिंग दी सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर, कि वो सेटअप करे एक सेपरेट बिजनेस यूनिट सो दैट दे कैन ट्रेड इन अ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज थ्रू द negotiated dealing system order matching, that is NDSOM. Okay. Next is name the bank that has recently in February launched the first of its kind feature allowing customers to open FDs with its mobile application. तो recently एक्सिस बैंक ने क्या किया है, इन्होंने एक फीचर लॉन्च किया है अपना, जिसके तहत अगर आपका अकाउंट किसी एक्सिस बैंक के अलावा दूसरे बैंक में है, इन दैट केस आपका जो FD है वो भी आप उस फंड से क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो एक्सिस बैंक customers can now open fixed deposits with its mobile application using up funds from their non-Axis Bank account via UPI and net banking payment option. Now please let me know in the comment section Axis Bank के current MD and CEO कौन है, okay? Next up question है, in February 2025 the Tata Power Renewable Energy Limited has signed an MOU with which of the following bank for to offer loan for the residential rooftop solar installation under the Prime Minister सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसके साथ टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी का कोलैबोरेशन हुआ है, और इस कोलैबोरेशन के तहत जो कस्टमर्स हैं उनको आपके रेजिडेंशियल रूफटॉप सोलर इंस्टॉलेशन के लिए लोन प्रोवाइड किया जाएगा अंडर दिस प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बैंक ऑफ बड़ौदा ने MOU साइन किया है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी के साथ, ठीक है। अब इस MOU का मेन एम क्या है कि जो टारगेट है 1 करोड़ हाउस होल्ड 1 करोड़ हाउस होल्ड विद द रूफटॉप सोलर पैनल्स बाय दी मार्च 2027, इस टारगेट को पूरा करने में ये जो आपका MOU है वो हेल्प करने वाला है। साथ में ही इस MOU के तहत कस्टमर्स को अप टू 6 लाख तक का लोन जो है वो प्रोवाइड किया जाएगा विद अ रेट ऑफ इंटरेस्ट स्टार्टिंग फ्रॉम दी 7% पर एनम, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द कंपनी दैट हैज रिसेंटली इन February रीब्रांडेड इटसेल्फ टू अ इटर्नल। तो इनमें से कौन सी आपकी कंपनी है जो फूड डिलीवर करती है, ठीक है, जिसने रिसेंटली अपने आप को रीब्रांड किया है और क्या नाम रखा है, एटर्नल रखा है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जोमैटो, ओके। जोमैटो अब एटर्नल आपका बन गया है, यहाँ पे आप इसका लोगो देख सकते हो एटर्नल। एंड जोमैटो जो है, मतलब यहाँ पे उन्होंने नया अपना लोगो अनवील किया था। साथ में ही जोमैटो की अगर स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन कवर करें तो इसके CEO कौन है, दीपेंद्र गोयल। हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका गुरुग्राम हरियाणा में, और 2008 में इसकी शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी who has launched the संचार साथी ऐप फॉर एनहांसिंग टेलीकॉम सिक्योरिटी एंड एम्पावरिंग सिटीजन्स एट द डिजिटल भारत निधि फंड 4G मोबाइल साइट्स इन न्यू दिल्ली, दिल्ली। तो रिसेंटली जो ज्योति आदित्य M सिंधिया जी हैं, इनके द्वारा लॉन्च किया गया था आपका संचार साथी ऐप को। इस ऐप के अगर फीचर्स की बात करें तो यहाँ पे चक्षु फीचर दिया गया है जो हमें हेल्प करेगा कि हम सस्पेक्टेड कॉल्स या जो SMS हैं वो जो भी अननोन यूज़र से आ रहे हैं या हमें लगता है कि वो ठीक नहीं है तो हम उसे जो है रिपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट है कि अगर हमारे नंबर मतलब कि हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं और मैनेज कर सकते हैं सारे मोबाइल कनेक्शंस इस ऐप के थ्रू इशूड इन देयर नेम ensuring नो अनऑथराइज्ड यूसेज। तीसरा है कि अगर हमारा मोबाइल खो जाता है, हमारे डिवाइसेस खो जाते हैं, इन दैट केस आप जो है उन्हें ब्लॉक करवा सकते हो, उन्हें ट्रेस करवा सकते हो और रिकवर भी करवा सकते हो, ओके। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ये आपको बोल रहा है कि आपने जो हैंडसेट लिया है क्या वो जेन्युइन है कि नहीं, ये भी आप यहाँ पे पता लगा सकते हो इस ऐप के थ्रू, ओके। नाउ और इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, जैसे संचार साथी पोर्टल, अभी बात की गई है संचार साथी ऐप
ठीक है, संचार साथी ऐप लॉन्च की गई है। इससे पहले 2023 में संचार साथी पोर्टल आपका लॉन्च किया गया था। इसकी अचीवमेंट की बात करें तो इसमें से 9 करोड़ विजिट्स यहाँ पे देखने को मिली है। इसके अलावा 2.75 करोड़ फ्रॉडुलेंट मोबाइल कनेक्शन जो है उनको डिस्कनेक्ट किया गया है। 25 लाख से ज़्यादा जो लॉस्ट और स्टोलन डिवाइसेस थे उनको रिकवर किया गया है। 12.38 लाख व्हाट्सएप अकाउंट जो आपके लिंक थे साइबर क्राइम से उनको बंद किया गया है। साथ में ही आपके 11.6 लाख म्यूल बैंक अकाउंट्स जो थे उनको फ्रीज किया गया है, ठीक है, ताकि फाइनेंशियल फ्रॉड्स ना हो। ओके, इसी के साथ यहाँ पे लॉन्च किया गया था नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 2.0, जो नया वर्जन है नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन 1 का, जिसका मेन एम क्या था कि डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है इंडिया में। ओके, अब इस पहला जो आपका वर्जन था इसको 2019 में लॉन्च किया गया था एज अ पार्ट ऑफ अ नेशनल डिजिटल कम्युनिकेशन पॉलिसी 2018, जिसका विजन क्या था कि हमें डिजिटल कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को फास्ट ट्रैक करना है, उसमें तेजी लानी है, डिजिटल डिवाइड को हमें कम करना है, डिजिटल एम्पावरमेंट को हमें बढ़ाना है एंड प्रोवाइड करना है अफोर्डेबल एंड यूनिवर्सल एक्सेस ब्रॉडबैंड का, ठीक है, इजीली और अफोर्डेबल हमें ब्रॉडबैंड सर्विसेज सभी को प्रोवाइड करनी है, ये इसका मेन एम था। ओके, नाउ अब बात करते हैं हमारा जो सेकेंड आपका वर्जन है 2.0 नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन का। इसका एम है कि 2030 तक हमें एक्सटेंड करना है ऑपरेशनल ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्टिविटी 2.70 लाख विलेजेस में। नेक्स्ट पॉइंट आपका कह रहा है हमें ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी जो है ये प्रोवाइड करनी है 90% ऑफ एंकर इंस्टीट्यूशन जैसे स्कूल्स में, PHCs में, आंगनवाड़ी सेंटर, पंचायत ऑफिस में बाय द ईयर 2030। नेक्स्ट आपका पॉइंट है हमें इम्प्रूव करना है फिक्स्ड ब्रॉडबैंड डाउनलोड स्पीड्स, जो नेशनल एवरेज आपका देखा गया है नवंबर 2024 में 63.55 Mbps का था, इसे हमें बढ़ाकर 100 Mbps करना है 2030 तक। नेक्स्ट है कि हमें मैप करना है गवर्नमेंट ओन फाइबर नेटवर्क्स को 2026 तक। रिड्यूस करना है राइट ऑफ वे एप्लीकेशन प्रोसेसिंग को 60 दिन से कितना रिड्यूस करना है 30 दिन बाय 2030। इसके अलावा हमें इंक्रीज करना है नंबर ऑफ रूरल इंटरनेट सब्सक्राइबर, इंश्योरिंग 30% ऑफ मोबाइल टावर्स आर पावर्ड बाय द सस्टेनेबल एनर्जी, और ये सब चीज़ें करनी है 2030 तक। इसके अलावा एक और चीज़ यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया था ज्योतिरादित्य एम सिंधिया द्वारा कि इन्होंने इंट्रा सर्कल रोमिंग जो है वो आपका इनॉग्रेट किया है एट दी DBN फंड 4G मोबाइल साइट्स। इसके अंदर यहाँ पे इन्होंने क्या बोला है कि विद दिस लॉन्च ऑफ अ इंट्रा सर्कल रोमिंग सब्सक्राइबर ऑफ अ मल्टीपल टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर, मतलब जो अलग अलग टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हैं नाउ वो एक ही टावर से 4G सर्विसेज एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है, improving connectivity with a lower cost. This initiative promises seamless 4G connectivity for over 35,400 rural and remote villages served by the 27,000 towers. तो यहाँ पे एक ही टावर से मल्टीपल टेलीकॉम सर्विसेज जो हैं वो 4G सर्विसेज एक्सेस कर पाएंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टार्टअप इंडिया ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया has successfully completed dash year। तो रिसेंटली स्टार्टअप इंडिया ने 9 साल कंप्लीट किए हैं। इसको लॉन्च कब किया गया था 2016 में, 16 जनवरी 2016 को इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है, 16 जनवरी 2016 को लॉन्च किया गया था और अभी इसे 9 साल कंप्लीट हो गए हैं। अब साथ में बात कर लेते हैं इसके अचीवमेंट की, ठीक है। एक तो हाँ मेन एम क्या था इसका स्टार्टअप इंडिया को लॉन्च करने का कि जो हमारे स्टार्टअप्स हैं उनकी ग्रोथ को बूस्ट किया जाए, स्टार्टअप्स को बढ़ाया जाए, ये इसका मेन एम था, ठीक है। अचीवमेंट्स की बात करें तो एज ऑफ 31 अक्टूबर 2024, ठीक है, 2016 से 2024 की यहाँ पे बात की गई है, तो इस दौरान पे 16.67 लाख जो डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट है, डायरेक्ट जॉब्स हैं वो यहाँ पे जनरेट हुई हैं। स्टार्टअप्स की बात करें तो DPIIT ने एज ऑफ 15 जैन 1.59 लाख स्टार्टअप्स जो हैं उनको रिकॉग्नाइज किया गया है, ठीक है। साथ में इसी सक्सेस के साथ इंडिया जो है वर्ल्ड का तीसरा लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बना है। ओके, अगर बात की जाए यहाँ पे कि विमेन डायरेक्टर्स की,
ठीक है। तो 73,151 स्टार्टअप्स ऐसे रिकॉग्नाइज किए गए हैं जिसमें एटलीस्ट एक विमेन डायरेक्टर है, जो विमेन एम्पावरमेंट को दर्शाता है कि विमेन एम्पावरमेंट जो है वो आपकी बढ़ रही है, विमेन एंटरप्राइजेस जो हैं वो आपके बढ़ रही हैं। ठीक है, जो काफ़ी अच्छी बात है। नाउ अगर यहाँ पे हम बात करें स्टार्टअप्स की, अगर 2016 से हम जो है कंपेयर करें तो 2016 में 500 आपके स्टार्टअप्स जो हैं वो रिकॉग्नाइज किए गए थे DPIIT द्वारा, और 2025 में ये आपके कितने हैं 1.59 लाख का डेटा इन्होंने यहाँ पे रिलीज किया है। ठीक है, अब कौन से लीडिंग आपके स्टार्टअप्स हैं जहाँ पे जॉब क्रिएट सबसे ज़्यादा हुई है, तो सबसे ज़्यादा आपका है IT सेक्टर में, कितना है 2.04 लाख का यहाँ पे जो है जॉब क्रिएशन हुआ है। देन फॉलोड बाय योर हेल्थ केयर एंड लाइफ साइंसेस विच इज़ 1.47 लाख। प्रोफेशनल एंड कॉमर्शियल सर्विसेज जो हैं ये आपकी रही हैं 94,060 की, और एजुकेशन फील्ड में आपकी जॉब्स क्रिएट हुई हैं 90,414 की। और कौन कौन सी स्कीम्स आपकी जो हैं इस स्टार्टअप इंडिया के अंडर आती हैं, जैसे स्टार्टअप इंडिया सीड फंड हो गया, ठीक है, सीड फंड स्कीम्स, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप्स, फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप स्कीम। तो ये सारी स्कीम्स आपके इस स्टार्टअप इंडिया जो इनिशिएटिव है उसके अंडर आती हैं। ओके, नेक्स्ट आपकी बात करते हैं इस ओकेजन पे जो 9th फाउंडेशन डे था स्टार्टअप इंडिया का, इस ओकेजन पे यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल जी ने लॉन्च किए थे 2 की इनिशिएटिव। पहला आपका है प्रभाव फैक्ट बुक, दूसरा है प्रभाव स्टार्टअप चैलेंज। तो ये जो फैक्ट बुक है ये आपका एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइड है टू इंडिया स्टार्टअप इकोसिस्टम अचीवमेंट, जो 2016 से 2024 के बीच में हमने अचीव की है, और ये हाईलाइट करता है रीजनल कॉन्ट्रीब्यूशन एंड ग्रोथ ट्रैजेक्टरी स्टार्टअप्स की। ओके, नेक्स्ट आपका था भारत स्टार्टअप चैलेंज। इसमें 75 चैलेंजेस आपके फीचर किए गए हैं जो रिलेटेड है रिन्यूएबल एनर्जी, ब्लॉकचेन, एग्रीकल्चर एंड सेमीकंडक्टर से रिलेटेड। इसमें आपको प्रोक्योरमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, मतलब ऑफर की जा रही हैं, कैश प्राइसेस ऑफर किए जा रहे हैं, मेंटोरशिप, नेटवर्किंग, ये सब यहाँ पे रहेगा। ओके, साथ में ही यूनियन मिनिस्टर जी ने इन्फॉर्म किया था कि इंडिया ने अभी तक 76 इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग जो है वो आपकी की हैं फॉर द कैलेंडर ईयर 2024, एंड इन्होंने ये भी मेंशन किया था जो स्टार्टअप्स हैं इंडिया में टिल डेट इनको जो है टोटल फंडिंग कितनी दी गई है गवर्नमेंट द्वारा, 13 ट्रिलियन की, यहाँ पे ₹13 ट्रिलियन की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा फंडिंग यहाँ पे इनको दी गई है। ओके, इंडिया के स्टार्टअप्स को। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इंडिया हैज बिकम द वर्ल्ड्स डैश लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग कंट्री विद एक्सपोर्ट रीचिंग $1.29 बिलियन इन फाइनेंशियल ईयर 2024। तो एज पर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इंडिया जो है ये 7th लार्जेस्ट, वर्ल्ड की 7th लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसिंग कंट्री बन गया है, और कॉफी एक्सपोर्ट इंडिया का आपका पहुंच गया है, फाइनेंशियल ईयर 2024 की बात की जा रही है, इट इज $1.29 बिलियन। क्लियर है। अब सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट किया गया है कॉफी इंडिया ने कहाँ पे किया है, ये आपका किया है, अगर हम फर्स्ट हाफ की बात करें जनवरी 2025 की, तो ये आपकी कंट्रीज हैं इटली, बेल्जियम एंड रशिया, जिनको सबसे ज्यादा कॉफी इंडिया ने एक्सपोर्ट की है, विच इज ओवर 9,300 टन्स ऑफ कॉफी। ओके, इसके अलावा डोमेस्टिक कंजप्शन जो है इंडिया का ये भी आपका बढ़ गया है। अगर हम 2012 से कंपेयर करें 2023 का, तो 2012 में 84,000 टन्स का हमारा कंजप्शन होता था, डोमेस्टिक कंजप्शन, इंडिया के अंदर ही जो लोग कंज्यूम कर रहे हैं आपका कॉफी, वो आपका इंक्रीज होकर 2023 में कितना हो गया, 91,000 टन्स ये बढ़ गया है। इसके अलावा नाउ नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं इंडिया के टॉप 3 कॉफी प्रोड्यूसिंग स्टेट्स कौन से हैं। तो सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें 2022-23 की, तो इस डेटा के अनुसार सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कॉफ़ी का किया गया है आपका कर्नाटका में, विच इज़ 2,48,020 MT। सेकेंड नंबर पे आता है आपका केरला, और इसने प्रोडक्शन किया है 72,425 MT का। एंड थर्ड नंबर पे आता है तमिलनाडु, विच इज़ 18,700 MT। क्लियर है, ये तीन स्टेट्स इंडिया के सबसे ज़्यादा कॉफ़ी प्रोड्यूस करते हैं। फाइन, नाउ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, जैसे टॉप 3 कॉफ़ी प्रोड्यूसिंग कंट्रीज कौन सी हैं, ब्राज़ील, वियतनाम एंड कोलंबिया। ठीक है, देन नेक्स्ट आता है कॉफ़ी कंज्यूमिंग कंट्री, ये आपका 2023 का डेटा मैं बता रही हूँ, उसके अकॉर्डिंग USA, ब्राज़ील और जापान जो हैं ये टॉप 3 आपकी कॉफ़ी कंज्यूमिंग कंट्री हैं जिसमें सबसे ज़्यादा कॉफ़ी कंज्यूम की जाती है। फाइन,
इसके अलावा कॉफ़ी का जन्म कहाँ हुआ है या कहाँ से एक्चुअल में कॉफ़ी आई है, तो आपका आंसर हो जाएगा इथोपिया में। इथोपिया जो है टॉप 5 कंट्रीज, ऐसी कंट्रीज जो आपका सबसे ज़्यादा कॉफ़ी प्रोड्यूस करती हैं, तो उसमें ये टॉप 5 कंट्री में आता है। ठीक है, इसके अलावा हम इंटरनेशनल कॉफ़ी डे भी आपका ऑब्जर्व करते हैं। कब ऑब्जर्व किया जाता है? 1 अक्टूबर को ये आपको ऑब्जर्व किया जाता है। फाइन। अब इंडिया में एक बोर्ड भी है, कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया, जो आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका काम क्या है कि इसका काम है प्रमोट करना कॉफ़ी प्रोडक्शन को इंडिया में। और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आती है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर ये आती है। क्लियर है? नाउ कॉफ़ी बोर्ड ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं तो स्टार्टिंग इन्फॉर्मेशन भी कवर कर लेते हैं। इसके चेयरमैन करंटली है एमजे दिनेश। हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका बेंगलुरु कर्नाटका में और 1942 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, डॉक्टर K. Ramchand, the founder and director of a Center for Airborne System under the DRDO lab, has recently in January passed away, in which year he was honored with the Scientist of the Year Award. तो के रामचंद्र जी जो हैं, जो आपके फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर एयरबॉर्न सिस्टम के अंडर द DRDO लैब, जिनकी इमेज आप यहाँ पे देख पा रहे हो, इनका रिसेंटली डेथ हुआ है और इन्हें साइंटिस्ट ऑफ द ईयर अवार्ड दिया गया था 1985 में। इसके अलावा इन्हें एक और अवार्ड मिला है which is Distinguished Alumni Award from the Indian Institute of Sciences, IISc द्वारा ये अवार्ड इन्हें दिया गया था। ठीक है, साथ में ही नोट करना है, इन्होंने लीड किया था टीम को जिन्होंने बेसिकली डिज़ाइन और डेवलप किया है एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट को। ठीक है, उस टीम को इन्होंने लीड किया था। इसके अलावा इन्होंने एक बुक भी लिखी है, द इनक्रेडिबल जर्नी ऑफ अ इंडियन एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम, जो रिलीज की गई थी एट द एरो इंडिया इन 2019। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग स्कीम हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड इट्स 10 ईयर ऑफ एनर्जी एफिशिएंट लाइटनिंग। तो इनमें से कौन सी स्कीम है जिसे रिसेंटली 10 साल कंप्लीट हुए हैं? तो आंसर इट इज उजाला स्कीम। कौन सी स्कीम है? उजाला स्कीम है, जिसे 5 जनवरी 2015 को लॉन्च किया था पीएम मोदी जी ने, टू प्रोवाइड अफोर्डेबल एनर्जी एफिशिएंट LED बल्ब्स, ट्यूबलाइट्स एंड फैंस टू द पीपल। ठीक है, मतलब जो इंडिया के लोग हैं उनको एनर्जी एफिशिएंट LED बल्ब्स, ट्यूबलाइट, ये सब चीज़ें यहाँ पे प्रोवाइड की जाती हैं इस स्कीम के तहत। ठीक है, इसका इम्प्लीमेंटेशन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन करती है? इट इज़ एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, ये आपका इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी है। एंड जो स्कीम है इसे ओरिजिनली इंट्रोड्यूस किया गया था एज अ, क्या नाम था इनिशियली इसका? डोमेस्टिक एफिशिएंट लाइटनिंग प्रोग्राम, DELP इसका नाम था, एंड बाद में इसका नाम चेंज करके उजाला स्कीम रख दिया गया, विच इज उन्नत ज्योति बाय अफोर्डेबल लाइट इमिटिंग डायोड्स फॉर ऑल। ठीक है, नाउ कुछ आपके की पॉइंट्स देख लेते हैं कि 10 साल में हमने जो है यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अचीव की हैं। जैसे एज ऑफ 6 जनवरी 2025 उजाला स्कीम जो है, इन्होंने इस स्कीम के तहत डिस्ट्रीब्यूट किए गए हैं 36.87 करोड़ LED बल्ब्स को। ठीक है, अभी तक उजाला स्कीम जो है इन्होंने सेल अभी तक की है LED बल्ब्स की 407.92 करोड़ की LED बल्ब्स की यहाँ पे जो है सेल हुई है इंडियन मार्केट में। इसके अलावा यहाँ पे हमें एक और फायदा हुआ है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन है ये भी कम हुआ है। एनुअली ये कितना कम हुआ है? 3.87 करोड़ टन्स एनुअली ये हमें जो है हमारा कार्बन एमिशन कम हुआ है। इसके अलावा बताया गया है कि हमने एनर्जी कितनी बचाई है, तो इट इज़ योर 48 बिलियन किलोवाट आवर की एनर्जी हमने एनुअली सेव की है इस स्कीम की वजह से। ठीक है, अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे LED बल्ब भी क्यों यूज़ कर रहे हैं? क्योंकि LED बल्ब जो है ये कम एनर्जी जो है यूज़ करते हैं। एंड अगर हम इसे कंपेयर करें विद दी ICLs, जो आपके ऐसे बल्ब होते थे ना, ट्रांसपेरेंट से बल्ब होते थे, ठीक है, ऐसे उसमें कुछ बना हुआ था आपका टंगस्टन वगैरह, है ना, तो इस टाइप के जो बल्ब आपके ट्रांसपेरेंट वाले होते थे उसे हम बोलते हैं इनकैंडेंस लैम्प बोलते हैं। और ये जो है लगभग अगर हम कंपेयर करें इसको LED बल्ब से, तो ये लगभग आपका 90% ज़्यादा एनर्जी यूज़ करते हैं LED बल्ब से। अगर वहीं पे हम CFL की बात करें, CFL जो है 50% ज़्यादा आपकी एनर्जी यूज़ करता है कंपैरिजन टू LED। इवन यहाँ पे PIB ने एक आपका इमेज भी यहाँ पे लॉन्च किया था कि जो 2014 में आपका जो LED बल्ब है उसका प्राइस कितना था? इट इज़ ₹450 to 500, और इस स्कीम के तहत ये आपको दिया जाता है 70 रुपये में। ठीक है, नेक्स्ट आपका बात करते हैं स्ट्रीट लाइटनिंग नेशनल प्रोग्राम, जिसने कंप्लीट किए हैं 10 साल।
तो जो आपका उजाला स्कीम है उसके स्कीम के साथ ही आपका 5 जनवरी 2015 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया था स्ट्रीट लाइटनिंग नेशनल प्रोग्राम। दैट मीन्स कि जो स्ट्रीट लाइट्स होती हैं उसमें भी अब एलईडी यहाँ पे यूज़ किया गया। 10 सालों में इस प्रोग्राम ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे दिया है। इसको लॉन्च करने का मेन एम यही था कि जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उसमें भी अब हम एलईडी यूज़ करें ताकि कम से कम एनर्जी जो है वो यूज़ हो और कार्बन डाई एमिशन जो है वो आपका कम हो, ठीक है, वो रिड्यूस हो। फाइन, तो इस एम से इसको भी लॉन्च किया गया था और इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी भी आपकी एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड है। क्लियर है। अब बात करें एज ऑफ 6 जनवरी 2025 की, मोर देन 1.34 करोड़ एलईडी स्ट्रीट लाइट्स जो हैं इनको इंस्टॉल किया गया है आपके अर्बन एंड रूरल एरियाज में बेसिकली, ठीक है। अगर यहाँ पे बात करें एलईडी स्ट्रीट लाइटनिंग की, इट लीड्स टू द सिग्निफिकेंट एनर्जी सेविंग। देखो जैसे मैंने आपको बोला एलईडी से क्या होता है, एनर्जी सेव होती है। वही यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमने 9,001 मिलियन यूनिट्स जो है इलेक्ट्रिसिटी की वो बचाई हैं। अगर कार्बन एमिशन की बात करें तो स्ट्रीट लाइट इस प्रोग्राम से हमने जो है 6.2 मिलियन टन्स का कार्बन एमिशन जो है वो रिड्यूस किया है, वो हमने कम किया है, ठीक है। इसके अलावा अब यहाँ पे बात कर रहे हैं हम इस इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी की, तो इसकी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन भी कवर कर लेते हैं। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड जो है इसके करंट चेयरमैन है आपके KS सुंदरम, हेडक्वार्टर लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में और 2009 में से स्टैब्लिश किया गया था। तो उजाला स्कीम और ये आपकी जो स्ट्रीट लाइटनिंग नेशनल प्रोग्राम है, इन दोनों का एम क्या था कि हम जो है एनर्जी की खपत जो है वो कम करें, एनर्जी जो हमारी इलेक्ट्रिसिटी है उसको कम से कम जो है हम यूज़ करें, ठीक है। मतलब कि ऐसे आपके अप्लायंसेस हम यूज़ करें जिसमें एनर्जी जो है कम यूज़ होती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ विच इंडिविजुअल एज अ CEO ऑफ नीति आयोग अंटिल February 2026। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिसेंटली जो आपके BVR सुब्रमण्यम है, जो आपके CEO है नीति आयोग के, इनका टेन्योर इंक्रीज किया है 2026 तक, फरवरी 2026 तक इनका टेन्योर आपका एक्सटेंड किया गया है। फाइन। Next question है, name the organization that has unveiled a comprehensive roadmap to make all coastal community tsunami ready by 2030 during the international conference in Banda Aceh, Indonesia। तो रिसेंटली आपकी इनमें से एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है विच इज यूनेस्को ने अनवील किया है, ठीक है। यूनेस्को ने अनवील किया है कॉम्प्रिहेंसिव रोड मैप किस चीज के लिए, ताकि जो कोस्टल कम्युनिटी है, ठीक है, जो कोस्टल कम्युनिटी है उनको सुनामी रेडी बनाया जाए बाय द ईयर 2030। फाइन। नाउ अंडर दिस इनिशिएटिव जो यूनेस्को है, यूनेस्को सुनामी रेडी प्रोग्राम के तहत इन्होंने यहाँ पे क्या बताया है, ओवर 30 से ज़्यादा ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने क्रिटिकल अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है वो अपना स्टैब्लिश कर लिया है। एंड 26 इंडियन और 12 इंडोनेशियन कोस्टल कम्युनिटीज को रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ सुनामी रेडी। क्लियर है। साथ में एक और चीज यहाँ पे मेंशन की गई थी कि ग्लोबली 700 मिलियन पीपल ऐसे हैं जो सुनामी प्रोन एरियाज में अभी रहते हैं और ये आपका जो आंकड़ा है 2050 तक, ठीक है, 2050 तक ये आपका पहुंच जाएगा 1 बिलियन तक, ऐसी इंफॉर्मेशन यहाँ पे दी गई थी। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च सुनिश्चित लाभ सेविंग प्लान। तो इनमें से कौन सी लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है जिसके द्वारा सुनिश्चित लाभ सेविंग प्लान जो है वो आपका रिलीज किया गया है, लॉन्च किया गया है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इट इज श्री राम लाइफ इंश्योरेंस और इसका पूरा नाम आपका है इस प्लान का श्री राम लाइफ सुनिश्चित लाभ। ओके। एलिजिबिलिटी एज की अगर हम बात करें तो 30 डेज से 60 ईयर्स तक की आपकी एलिजिबिलिटी है, एलिजिबल है मतलब। एंड एनुअल प्रीमियम जो है ये आपका स्टार्ट होगा 30,000 से, जिसे आप हाफ ईयरली पे कर सकते हो, क्वार्टरली पे कर सकते हो और मंथली पे कर सकते हो, ठीक है। नाउ दिस प्लान ऑफर्स डेथ बेनिफिट्स अप टू 160 टाइम्स द एनुअलाइज्ड प्रीमियम एंड ये आपको टैक्स फ्री मैच्योरिटी पे आउट भी प्रोवाइड करता है फॉर अ पीरियड ऑफ 10 to 40 years and up to maximum age of 101 years. ओके। नाउ स्टैटिक इन्फॉर्मेशन कवर कर लेते हैं श्री राम लाइफ इंश्योरेंस की। इसके करंट MD आपके हैं मनोज कुमार जैन, हेडक्वार्टर आपका लोकेटेड है हैदराबाद तेलंगाना में और इसकी शुरुआत की गई थी 2005 में। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच अफ्रीकन कंट्री रिसेंटली इन जैन जॉइंड द ब्रिक्स एज अ 9th पार्टनर कंट्री। तो इनमें से कौन सी आपकी अफ्रीकन कंट्री है जो रिसेंटली जिसने ब्रिक्स को ज्वाइन किया है एज अ 9th पार्टनर कंट्री। तो आंसर आपका हो जाएगा इट इज योर नाइजीरिया।
आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, नाइजीरिया। नाइजीरिया से पहले युगांडा जो है वो फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री बनी थी जिसने ब्रिक्स को ज्वाइन किया था एज अ पार्टनर कंट्री। ओके, नाउ कौन कौन सी यहाँ पे पार्टनर कंट्रीज हैं आपकी ब्रिक्स की? बेलारूस, बोलिविया, क्यूबा, कजाकिस्तान, मलेशिया, थाईलैंड, नाइजीरिया, युगांडा एंड उज्बेकिस्तान। ये आपकी 9 पार्टनर कंट्रीज हैं। अगर हम फुल मेंबर्स की बात करें तो देखो आप सभी को पता है जो ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और आपका जो चाइना है और आपका साउथ अफ्रीका है, ये सारी आपके जो हैं पुराने मेंबर्स हैं। 2024 में कौन से मेंबर आपके ऐड हुए हैं फुल मेंबर, वो देख लेते हैं। जैसे इजिप्ट हो गया, ईरान, यूएई हो गया, इथोपिया हो गया और अभी 2025 में इंडोनेशिया यहाँ पे ऐड हुआ है। ठीक है, नाइजीरिया की बात हो रही थी। नाइजीरिया जो है, नाइजीरिया की कैपिटल क्या है? इट इज़ अबूजा। प्रेसिडेंट है बोला अहमद तिनुबू। करेंसी क्या है? नाइजीरिया नायरा इसकी करेंसी है। एक और चीज़, इंडोनेशिया की बात कर ही रहे थे। इंडोनेशिया जो है ये फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन कंट्री बनी है। इट बिकम्स दी फर्स्ट साउथ ईस्ट एशियन कंट्री जिसने ज्वाइन किया है ब्रिक्स को। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज रिमूव्ड फ्रॉम रिस्ट्रिक्टिव एंटिटी लिस्ट बाय द यूएसए ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी। तो यूएसए की जो BIS है इसने रिसेंटली इंडिया की कुछ ऑर्गेनाइजेशन है उनको रिमूव कर दिया है रिस्ट्रिक्टिव एंटिटी लिस्ट से। कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है? एक तो आपकी है भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, दूसरा है IREL इंडिया लिमिटेड, तीसरा है इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। तो इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन को इन्होंने जो है रिमूव कर दिया है रिस्ट्रिक्टिव एंटिटी लिस्ट से। तो आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ई। जो ये लिस्ट है इसमें आपकी जो है फॉरेन इंडिविजुअल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को इस लिस्ट में ऐड किया जाता है। अगर जैसे फॉर एग्जांपल कोई इंडिविजुअल है, उससे कंट्री को खतरा है तो इस वजह से उसको बैन कर देते हैं। ऐसे ही ऑर्गेनाइजेशन और बिजनेस को यहाँ पे बैन किया जाता है। ठीक है, अभी डोनाल्ड ट्रंप जो है सत्ता में आए हैं तो वो इंडिया के साथ बायलैटरल रिलेशन अच्छा करना चाहते हैं। इस वजह से माना जा रहा है कि ये आपकी रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे हटाई गई हैं। ठीक है, ये लिस्ट पब्लिश कौन करता है? तो ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी इसे पब्लिश करती है। नाउ यूएसए की बात कर लेते हैं। इसके प्रेसिडेंट है डोनाल्ड जॉन ट्रंप। कैपिटल इसकी है वॉशिंगटन DC। करेंसी क्या है? यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। ओके, Now next up question है, the RBI has recently released the list of non-banking finance companies, that is NBFCs, in a upper layer segment under the scale-based regulation for NBFCs for the financial year 2025. The updated list comprises of a dash companies. तो recently RBI ने ऐसी NBFCs जो अपर लेयर में आती हैं उनकी लिस्ट जारी की है और इस लिस्ट में 15 कंपनीज का नाम मेंशन किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा? इट इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 15 कंपनीज इसमें है। कौन कौन सी हैं वो भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले कुछ की पॉइंट्स देख लेते हैं। जैसे जो मुथूट फाइनेंस लिमिटेड है वो इस लिस्ट में आपकी जो है इंक्लूड की गई है और ये ऐसी आपकी गोल्ड लोन NBFC है जिसको 3 साल से लगातार जो अपर लेयर है उसमें शामिल किया जा रहा है। इसके अलावा एक आपकी कंपनी है पिरामिल एंटरप्राइजेस लिमिटेड, इसको इस साल जो है फाइनेंशियल ईयर 2025 की जो लिस्ट जारी की गई है उससे एलिमिनेट कर दिया गया है, उससे रिमूव कर दिया गया है। ओके, अब कौन कौन सी कंपनीज हैं? पहली है LIC हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, देन बजाज फाइनेंस लिमिटेड, श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड, टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड। देन इवन टाटा सन्स का यहाँ पे है, इन्होंने बोला कि हमें NBFC में आप जो है मत रखो, स्टिल RBI ने इनको रखा हुआ है इसमें। देन नेक्स्ट आती है चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी, L&T फाइनेंस, महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड जो डिपॉजिट टेकिंग NBFC है आपकी। देन आदित्य बिरला फाइनेंस, ये आपकी NBFC है नॉन डिपॉजिट टेकिंग वाली। टाटा कैपिटल इसमें है, पिरामल कैपिटल एंड हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, PNB हाउसिंग फाइनेंस, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। देन आपका सम्मान कैपिटल लिमिटेड और मुथूट फाइनेंस लिमिटेड जो इस लिस्ट में बनी हुई है फाइनेंशियल ईयर 2023 से टिल फाइनेंशियल ईयर 2025। ओके, देन बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड भी इसमें शामिल की गई है। फाइन, नाउ अब यहाँ पे बात की जा रही है अपर लेयर की। NBFC जो है अगर इनकी बात करें तो 4 लेयर में इनको डिवाइड किया जाता है। पहली होती है बेस लेयर,
ऐसी एनबीएफसी जो नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसीज होती हैं और इनका जो असेट साइज है वो आपका बिलो 1000 करोड़ होता है, ठीक है। इसमें पेमेंट एग्रीगेटर जैसी आपकी एनबीएफसीज आ जाती हैं। नेक्स्ट आता है मिडिल लेयर, जिसमें आपका एनबीएफसी जो नॉन डिपॉजिट वाली है और डिपॉजिट वाली दोनों ही आ जाती हैं, और इसका असेट साइज आपका है इक्वल टू 1000 करोड़ और अब, ठीक है, ये इसका एसेट साइज है। देन अभी हमने बात की अपर लेयर लिस्ट की, तो एनबीएफसी अपर लेयर लिस्ट जो है आरबीआई ने जारी की है, जो भी हमने 15 कंपनीज अभी पढ़ी वो आपकी इस लिस्ट में आती हैं, ठीक है। ये ऐसी एनबीएफसीज होती हैं जिनको आरबीआई ने आइडेंटिफाई किया होता है ऑन द बेसिस ऑफ देयर पैरामीटर्स एंड स्कोरिंग मेथोडोलॉजी। आरबीआई द्वारा इनको सेलेक्ट किया जाता है, और ऐसी एनबीएफसी, या आप बोलो कि अपर लेयर में कौन सी एनबीएफसीज आती हैं, ऐसी एनबीएफसीज जो 5 साल तक आरबीआई की रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करती हैं, उनको इस लिस्ट में डाला जाता है, ओके। देन नेक्स्ट आती है टॉप लेयर एनबीएफसी। इस अभी तो ये लेयर खाली है आपकी, इसमें कोई भी एनबीएफसी को नहीं रखा गया है। ऐसी एनबीएफसीज इसमें आएंगी जो सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक्स होते हैं, इंश्योरेंस कंपनीज की लिस्ट जारी की थी, है ना, की जाती है। तो ऐसे बैंक्स होते हैं सिस्टमैटिकली इंपॉर्टेंट बैंक, जो आपके अगर डूब जाएं तो इकोनॉमी पे बहुत फर्क पड़ेगा, ठीक है, इकोनॉमी डूब जाएगी ऐसा समझो। तो ऐसे ही एनबीएफसीज इसमें आएंगी जिनके डूबने से फर्क पड़ेगा हमारे जो भी सिस्टम चल रहा है उस पर, ओके। ये क्लियर हुआ। नाउ अब मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइए कौन से आपके जो है सिस्टमैटिकली इम्पॉर्टेंट बैंक्स की लिस्ट जो है लास्ट ईयर जारी की गई थी, उसमें कौन कौन से बैंक्स आपके थे। प्लीज लेट मी नो इन दी कमेंट सेक्शन, ओके। नेक्स्ट बात करते हैं एनबीएफसी की। क्या एनबीएफसी बैंक की तरह ही काम करता है? तो आंसर आपका होगा नहीं, क्योंकि बैंक के पास क्या क्या फैसिलिटी होती हैं, वो आपका जो है सेविंग, मतलब अगर आप उधर बैंक में जाओगे, आपका अकाउंट है, तो आप आसानी से पैसे ले सकते हो, पैसे जमा करा सकते हो, तो ये फैसिलिटी एनबीएफसी में नहीं है, ठीक है। ये आपको सेविंग अकाउंट की फैसिलिटी नहीं प्रोवाइड कर सकते, करंट अकाउंट की नहीं कर सकते। हाँ, आप ये कह सकते हो एफडी की यहाँ पे फैसिलिटी ये प्रोवाइड करते हैं, जो मिनिमम यहाँ पे 1 ईयर के लिए, मतलब 1 ईयर के लिए प्रोवाइड कर सकते हैं, और मैक्सिमम क्या है कि 5 साल के लिए आपको एफडी की फैसिलिटी दे सकते हैं। बट अकाउंट की अगर हम बात करें तो उससे पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, या आप बोलो कि विड्रॉ नहीं कर सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे एक तो ये दिक्कत है। दूसरी क्या है कि यहाँ पे पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम का ये पार्ट नहीं बन सकता है, ये हमें चेक्स इशू नहीं कर सकता, ठीक है। साथ में ही जैसे बैंक वालों को या बैंक्स को जो है जो डीआईसीजीसी है, ये इंश्योरेंस प्रोवाइड करता है, डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन जो है, ये इंश्योरेंस डिपॉजिट बैंक्स को प्रोवाइड करता है या फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। इन केस बैंक डूब जाता है तो ये जो है कस्टमर्स को पैसा देता है, तो ये वाली फैसिलिटी आपकी एनबीएफसी में नहीं होती। तो डिपॉजिट इंश्योरेंस फैसिलिटी जो है ये आपकी नहीं है यहाँ पे, जो बैंक्स में अवेलेबल होती है। तो ये आपका कुछ डिफरेंस है एनबीएफसी और आपके बैंक में, ठीक है। रिक्वायरमेंट क्या होती है, अगर कोई कंपनी एनबीएफसी बनना चाहती है तो उसकी रिक्वायरमेंट है कि इनको रजिस्टर करना होगा अंडर सेक्शन 3 ऑफ अ कंपनीज एक्ट 1956 के तहत। ये क्लियर है। और बाकी जो आपके एनबीएफसी के टाइप हैं उस पे उनके बेसिस पे आपका जो अमाउंट है या जो एनओएफ है वो भी डिपेंड करता है, ठीक है। Now next up question है, the Ministry of Electronics and Information Technology has introduced second edition of a cyber security grant challenge for advancing cyber security innovations along with which agency. तो recently Ministry of Electronics and Information Technology ने introduce किया है second edition cyber security grant challenge का, advancing the cyber security innovation along with डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। इन दोनों ने मिलके इस इवेंट को, जो आपका चैलेंज है साइबर सिक्योरिटी ग्रांट चैलेंज, इसको इंट्रोड्यूस किया है, ओके। ये चैलेंज है, इसकी प्राइज मनी कितनी रखी गई है, 6.85 करोड़। जो फर्स्ट एडिशन था उसमें प्राइज मनी था 3.2 करोड़ का, ठीक है। रजिस्ट्रेशन आपके 15 जनवरी से 1 फरवरी तक है, और 6 एरियाज हैं जहाँ पे जो पार्टिसिपेंट्स हैं ये डेवलप करेंगे सॉल्यूशंस, इनोवेटिव सॉल्यूशंस रिगार्डिंग योर साइबर सिक्योरिटी, ओके। कौन कौन से की एरियाज हैं, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, दैट इज एपीआई सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी, वेयरेबल डिवाइस सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी, क्लोन एंड फेक एप्लीकेशन मिटिगेशन, artificial intelligence for threat detection and incident response, and last is securing next generation biometric system। तो ये 6 एरियाज हैं जहाँ पे जो
आपके पार्टिसिपेंट्स रहेंगे वो सॉल्यूशंस इनके लिए डेवलप करेंगे। ठीक है, 4 स्टेजेस यहाँ पे रहेगी। पहली स्टेज रहेगी आइडिया स्टेज, जहाँ पे टोटल 36 स्टार्टअप्स आपके रहेंगे, जो 6 एरियाज में, मतलब 6 टीम्स 6 जो एरियाज अभी हमने डिस्कस किए उसमें सॉल्यूशंस फाइंड आउट करेंगी। ओके, एंड यहाँ पे 5 लाख का इनाम उनको दिया जाएगा। देन नेक्स्ट है मिनिमम वायबल प्रोडक्ट। इस स्टेज में 18 स्टार्टअप्स को सेलेक्ट किया जाएगा और जिनका अवार्ड मनी रखा है आपका 10 लाख रुपए का। देन फाइनल प्रोडक्ट स्टेज जहाँ पे होगी, इसमें आपके विनर्स जो हैं इनको 25 लाख का अमाउंट एज अ प्राइज मनी दिया जाएगा। एंड गो टू मार्केट स्टेज जो आपकी है, इसमें 3 विनर सेलेक्ट किए जाएंगे, विच इज़ प्लैटिनम विनर जिसे 1 करोड़ का अमाउंट दिया जाएगा, गोल्ड विनर जिसका 50 लाख का अमाउंट दिया जाएगा, और सिल्वर विनर जो होगा उसे 25 लाख का यहाँ पे इनाम दिया जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, रिसेंटली इन जैन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज साइन अ रुपीज 2,960 करोड़ कॉन्ट्रैक्ट विद विच कंपनी फॉर द सप्लाई ऑफ अ मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल फॉर द इंडियन नेवी। तो रिसेंटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने एक अग्रीमेंट साइन किया है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड के साथ फॉर द सप्लाई ऑफ अ मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, और ये कॉन्ट्रैक्ट का अमाउंट आपका है रुपीज 2,960 करोड़। अब बात करेंगे आपके मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल की, जो एक हाई रिस्पॉन्सिव क्विक रिएक्शन वर्टिकली लॉन्च सुपरसोनिक मिसाइल है, जिसे डिजाइन किया गया है एनिमीज की जो थ्रेट्स हैं उनको ध्वस्त करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका पॉइंट है, इसे जॉइंटली डेवलप किया गया है इजराइल के साथ। इंडिया और इजराइल ने मिलकर इसे डेवलप किया है। फीचर्स की बात करें तो 4500 मिलीमीटर इसकी जो है लेंथ है, 225 मिलीमीटर डायमीटर इसका है, और वेट कितना है 275 किलोग्राम्स। ओके, इसकी कैपेबिलिटी की बात करें तो ये आपका रेंज इसकी कितनी है आपकी, इट इज अप टू 70 किलोमीटर्स। मतलब ये केपेबल है कि मल्टीपल टारगेट्स को ये आपका जो है ध्वस्त कर सकता है, उन्हें खत्म कर सकता है विद अ रेंज ऑफ अप टू 70 किलोमीटर्स। ओके, डीडीएल की बात करें भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की, तो इसके करंट सीएमडी आपके हैं ए माधव राव। हेडक्वार्टर लोकेटेड है हैदराबाद तेलंगाना में, और इसकी शुरुआत की गई थी 1970 में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्री हैज ऑफिशियली जॉइंड द यूरोड्रोन प्रोग्राम एज अ ऑब्जर्वर स्टेट। तो रिसेंटली इंडिया ने यूरोड्रोन प्रोग्राम को ज्वाइन किया है एज अ ऑब्जर्वर स्टेट, और ये एशिया का सेकेंड कंट्री बना है आफ्टर जापान जिसने इसे ज्वाइन किया है। ठीक है, इसके लिए एप्लीकेशन जो थी वो लास्ट ईयर अगस्त के महीने में इन्होंने जो है सेंड की थी, और अभी इसका अप्रूवल इन्हें मिला है इन मंथ ऑफ जनवरी। ठीक है, अब इससे क्या हुआ है, एज ऑब्जर्वर स्टेट हमने यहाँ पे ज्वाइन किया है। इसी के साथ इंडिया को जो है कुछ चीज़ों का एक्सेस मिला है, जैसे टेक्निकल डेटा यहाँ पे इंडिया एक्सेस कर सकता है। ठीक है, एंड इट कैन ऑल्सो प्लेस अ ऑर्डर फॉर द एयरक्राफ्ट्स। फाइन, नाउ यूरोड्रोन प्रोग्राम, जिसे हम मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, ये भी इसको या तो यूरोड्रोन प्रोग्राम आप बोलो, या तो मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम इसे आप बोल लो। ठीक है, अब इसके लिए लेटर ऑफ अप्रूवल जो है वो हैंड ओवर किया गया है इंडिया के जो एम्बेसडर हैं टू द जर्मनी, अजीत गुप्ते, और किसने किया है, OCCAR के जो आपके एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेशन डायरेक्टर हैं इस ऑर्गेनाइजेशन के, जाउच, जिनका नाम है जाउचिम सूकर। ओके, इनके द्वारा ये अप्रूवल जो है इंडिया के अजीत गुप्ते जी को हैंड ओवर किया गया है। नाउ OCCAR की बात करें तो अभी हमने पढ़ा इसके डायरेक्टर कौन है, आपके जाओचिम सूकर हैं। हेडक्वार्टर लोकेटेड आपका बॉन जर्मनी में, और 1996 में इसे स्टैब्लिश किया गया था। क्लियर है। यूरोड्रोन प्रोग्राम की बात करें तो इसकी शुरुआत आपकी 2016 में की गई थी। ये कोलैबोरेटिव इनिशिएटिव है आपका जर्मनी, फ्रांस, इटली और स्पेन का। ठीक है, और इसे मैनेज कौन करता है इस प्रोग्राम को, इट इज़ मैनेज बाय द OCCAR, जो अभी हमने पढ़ा था, विच इज़ लोकेटेड इन दी बॉन जर्मनी, एंड इट इज़ लेड बाय द टाउ क्रिचन, जर्मनी बेस्ड, जो आपकी जर्मनी बेस्ड एयर डिफेंस एंड स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें इंक्लूडेड है आपका लियोनार्डो फ्रॉम इटली, डसॉल्ट एविएशन फ्रॉम द फ्रांस, एंड एयरबस फ्रॉम द स्पेन। ये आपके सब कॉन्ट्रैक्टर यहाँ पे हैं। ठीक है,
देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जो यूरोड्रोन है ये एक रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम है, अभी हमने पढ़ा था, जिसे डिज़ाइन किया गया है लॉन्ग एंड्योरेंस मिशन के लिए, जैसे सर्विलेंस हो गया, मैरीटाइम मॉनिटरिंग हो गई, ठीक है, इन सब के लिए इसको डिज़ाइन किया गया है। और जो यह सिस्टम है इट passed its preliminary design review in 2024 एंड एक्सपेक्टेड है कि ये ऑपरेशनल हो जाए 2030 तक, ठीक है। इसकी जो फर्स्ट फ्लाइट है यूरोड्रोन की, ये स्केड्यूल है आपकी 2026 में एंड विद द इनिशियल डिलीवरी इज एक्सपेक्टेड बाय द 2028। तो जो इसकी डिलीवरी होगी वो 2028 तक आपकी जो है की जाएंगी इनिशियल डिलीवरीज। फीचर्स की बात करें तो ये आपका कैरी कर सकता है पेलोड अप टू 2.3 टन्स तक एंड एंड्योरेंस आपकी इसकी है अप टू 40 आवर्स, तो मतलब लगातार ये 40 आवर्स तक वर्क कर सकता है। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो, पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कोई सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हैं या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।